के सभी प्रतिभागियों को और हमारे अतिथि महोदय को स्वागत। और आज हमारा 8वां व्याख्यानमाला के 8वां सीरीज से 8वां व्याख्यान है आज। और हमेशा की तरह मैं शुरुआत में ही सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करना चाहूंगी, इसके जो रूल्स, हमारा उद्देश्य मुख्य वक्ता का वक्तव्य जो है वो बराबर सुनना है बिना रुकावट के। तो इसलिए सभी अपना जो माइक जो है उसे म्यूट कर लीजिए। आज तो सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो सभी को पता है कि इसके माइक म्यूट कर लीजिए और प्रेजेंटेशन बटन को आप मत दबाइएगा, नहीं तो जब वक्तव्य शुरू होगा तो बीच में ये प्रेजेंटेशन आता रहेगा। मैं सुमा एस, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन, तो इसकी चर्चा का संचालिका के रूप में मैं व्याख्यानमाला शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमारी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर बिंदु वलसार जी और इस व्याख्यानमाला की संयोजिका शबाना हबीब को अभिनंदन करते हुए मैं व्याख्यानमाला शुरू करती हूँ, क्योंकि हम आज बहुत खुश हैं कि समकालीन हिंदी साहित्य के जो परमोन्नत जो साहित्यकार जयप्रकाश करदम जी, जो दलित समाज की वस्तुगत सच्चाइयों को हमारे सामने रखने वाला साहित्यकार है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा समकालीन हिंदी कविता को एक नया मुहावरा प्रदान किया है, वो आज हमारे बीच में है। सौभाग्य की बात है। सर हृदय से सहर्ष आपका स्वागत है। दलितों को समझे बिना दलित चेतना को हम समझ नहीं सकते, वे हमें यही सिखाते हैं। तो इसीलिए समाज के संभ्रांत लोगों के बीच मौजूद रविदासों का नजारा वे हमें दिखाते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं, गूंगा नहीं था मैं। और वे ये भी वर्तमान जो भारत जो है, सभी संस्कृतियों का समावेश करने वाले भारत में जब आज भी अस्पृश्यता और विभेद मौजूद है, ऐसे भारतीय समाज पर अपना व्यंग्यबाण चलाते हुए नया भारत बनाए कविता लिखने वाले जयप्रकाश करदम जी, आपका जो पहला जो दलित उपन्यास जो है, पहला दलित उपन्यास मानने वाला छप्पर जो है हमारे कोर्स कार्यक्रम में हमने रखा है और हम सब आपसे बहुत परिचित है और दलित लेखन पर शोध करने वाले बहुत सारे शोध छात्र हमारे सामने हैं। तो अक्सर ऐसे शंकाएं हमारे हर एक के दिल में उठते रहते हैं कि दलित कौन है या दलित चेतना कौन है, क्या वो सर्वहारा है, क्या वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, क्या वो जातीय रूप से पिछड़े हैं, किसे हमें दलित मानना चाहिए और दलित लेखन किसे कहना चाहिए। इतनी सारी शंकाएं आज भी हमारे जो विमर्शों के आईने में देख लीजिए, आज भी सबके मन में है। इन सबके बारे में आपकी ओर से जो व्याख्यान होगा, ऐसे आशा करते हुए मैं आपका विस्तृत परिचय देने के लिए हमारे विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंबिली जी का स्वागत करना चाहूंगी। अंबिली। धन्यवाद जी। क्या आप सुनते हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, धन्यवाद जी। दिन व दिन लोकप्रियता की ओर बढ़ने वाले हमारे हिंदी विभाग के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए पधारे श्री जयप्रकाश करदम जी, आपका तहे दिल से स्वागत। मैं डॉक्टर अंबिली, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज। अपने दायित्व की ओर जाने से पहले मैं हमारी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर बिंदु वलसार जी, इस कार्यक्रम के प्राण शबाना जी, सुचारू रूप से संचालन का काम करने वाली डॉक्टर सुमा जी, आप सबको याद करती हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सारे हिंदी प्रेमियों का भी स्मरण मैं करती हूँ। मेरा दायित्व है हिंदी के महान विभूति जयप्रकाश करदम जी का परिचय कराना। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने महापंडित विलक्षण साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन पर ही शोध कार्य किया था। उस महान साहित्यकार के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त इस दूसरे अप्रतिम साहित्यकार का परिचय कराना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। इस अवसर पर मैं राहुल जी का नमन भी करती हूँ। हमारे इस महान साहित्यकार का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी हिंदी प्रेमी स्कूल कॉलेज के बच्चे तक उनसे निकट परिचित हैं।
फिर भी औपचारिकतावश मैं चंद शब्द बताती हूँ। करदम जी का जन्म 5 जुलाई 1958 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदरगढ़ी गांव में हुआ था। इन्होंने 3 विषयों में दर्शन शास्त्र, हिंदी, इतिहास एमए किया और हिंदी विषय को लेकर पीएचडी भी इन्होंने प्राप्त की है। बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार हैं ये। इनकी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में कहें तो कविता संग्रह है गूंगा नहिंगा में तिनगा तिनगा आग रस्सियों से बाहर। उनका खंड काव्य है राहुल। उपन्यास है करुणा, छप्पर, उत्कोच, स्मशान का रहस्य। स्मशान का रहस्य तो बाल साहित्य है। कहानी संग्रह है तलाश घरोंज। इनका यात्रा विवरण ग्रंथ है। यात्रा विवरण के क्षेत्र में भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। जर्मन में दलित साहित्य अनुभव और स्मृतियां। साक्षात्कार ग्रंथ है मेरे संवाद। इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं राग दरबारी का समाजशास्त्रीय अध्ययन, 21वीं सदी में दलित आंदोलन, साहित्य एवं समाज चिंतन। दलित विमर्श साहित्य के आईने में एक अन्य पुस्तक है। वर्तमान दलित आंदोलन, बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ, अंबेडकरवादी आंदोलन दशा और दिशा, हिंदुत्व और दलित, कुछ प्रश्न कुछ विचार, दलित साहित्य समाज और संस्कृति, डॉक्टर अंबेडकर, दलित और बौद्ध धर्म, दलित साहित्य का सामाजिक बदलाव की पटकथा, दलित साहित्य का इतिहास भूगोल, दलित साहित्य समकालीन परिदृश्य, दलित कविता समकालीन परिदृश्य। और संपादित पुस्तकें हैं जाति एक विमर्श, धर्मांतरण और दलित, व्यक्ति विचारक और सृजन ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इनके अन्य रचनाएं हैं, अनुदित पुस्तकें हैं चमार। चमार अनुदित ग्रंथ है। और बाल साहित्य पर भी उन्होंने काम किया है। मानवता के दूध, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी, बुद्ध की शरणागत नारियां, बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य, महान बौद्ध बालक, आदिवासी देव कथालिंगो, हमारे वैज्ञानिक सीवी रामन। प्रकाशनाधीन पुस्तकें हैं हिंदी भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीयता। ये तो आलोचनात्मक ग्रंथ है। विषाक्त हवाओं के बीच कविता संकलन है। और दुनिया के बाजार में एक अन्य कविता संकलन है। पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया है। दलित साहित्य वार्षिकी का 1999 से निरंतर संपादन उन्होंने किया है। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान वाराणसी की त्रैमासिक शोध पत्रिका नया मानदंड के 3 विशेषज्ञों का अद्वितीय संपादक भी रहे। पहला है दलित चेतना पर केंद्रित अंग, दूसरा दलित साहित्य पर केंद्रित अंग और तीसरा दलित आत्मकथाओं पर केंद्रित अंग। जयप्रकाश करदम जी पर प्रकाशित पुस्तकों के बारे में कहें तो दलित साहित्य की वैचारिकी और डॉक्टर जयप्रकाश करदम, लेखक है शील बोधी। और अन्य ग्रंथ है डॉक्टर जयप्रकाश करदम दलित अभिव्यक्ति, संवाद और प्रतिसंवाद। संवाद है रूपचंद गौतम। और तीसरा ग्रंथ है डॉक्टर जयप्रकाश करदम संवाद पर संवाद, लेखक है संपादक है रूपचंद गौतम। और जयप्रकाश करदम के साहित्य में दलित चेतना का अनुशीलन, लेखक डॉक्टर शिवाजी सुखदेव। कवि जयप्रकाश करदम एक अध्ययन, डॉक्टर सुनील बेंजोड़े। आलोचना की तीसरी परंपरा और डॉक्टर जयप्रकाश करदम, डॉक्टर नामदेव। जयप्रकाश करदम कृत छप्पर एक अनुशीलन, पूनम गाय समुद्रे। जाति विहीन समाज की ओर छप्पर, नितिन गायकवाड़े। और दलित आंदोलन के आधार स्तंभ, डॉक्टर जयप्रकाश करदम, लेखक है डॉक्टर वेंकट जी। डॉक्टर जयप्रकाश करदम के काव्य में दलित चेतना, डॉक्टर कनुभवा। छप्पर की दुनिया, मूल्यांकन और अवदान, डॉक्टर नामदेव और डॉक्टर नीलम। और नौबार, इनकी नौबार कहानी पर लघु फिल्म का निर्माण भी हुआ है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अनेक साहित्य सम्मेलनों,
सेमिनारों में भागीदारी की है और उन्होंने व्याख्यान भी दिया है। साहित्य पर शोध पर विचार करें तो जयप्रकाश करदम के साहित्य और व्यक्तित्व पर देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में एमफिल पीएचडी हेतु 70 से अधिक शोध कार्य संपन्न है और अभी भी शोध कार्य जारी है। रचनाओं के अनुवाद के बारे में कहें तो छप्पर उपन्यास का मराठी और गुजराती में अनुवाद हुआ है और इसके अलावा देश के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं के साथ साथ कई विदेशी भाषाओं में भी अनेक रचनाएं अनुदित एवं प्रकाशित है। पाठ्यक्रम में भी इनकी रचनाएं हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में रचनाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कर्नाटक राज्य के प्री यूनिवर्सिटी के हिंदी पाठ्यक्रम में भी एक कहानी शामिल है। पुरस्कार के बारे में कहें तो अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है ये। केंद्रीय हिंदी संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा विशिष्ट योगदान सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया साहित्य सम्मान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संत रविदास सम्मान, भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान, अस्मितादर्शी साहित्य अकादमी उज्जैन द्वारा साहित्य सारस्वत सम्मान, मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी द्वारा छप्पर उपन्यास के लिए राष्ट्रीय सम्मान, भारतीय दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा कबीर सेवा सम्मान, सत्य शोधक समाज मुंबई द्वारा सत्य शोधक सम्मान, दलित साहित्य परिषद लखनऊ द्वारा काव्य चक्र सम्मान, वाणी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा हिंदी सेवी सम्मान, हिंदी संगठन मॉरिशस द्वारा हिंदी सेवी सम्मान, उत्तर प्रदेश दलित साहित्य अकादमी द्वारा संत रविदास सम्मान, सम्यक प्रकाशन दिल्ली द्वारा सम्यक साहित्य रत्न सम्मान, प्रबुद्ध फाउंडेशन लखनऊ द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहित्य सम्मान, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा फेलोशिप। इस प्रकार अनेक पुरस्कारों से उन्होंने वे पुरस्कृत हैं। और विशेष पुरस्कार है कि 1995 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन में उनकी भागीदारी वो भी बहुत उल्लेखनीय बात है। और मॉरिशस में प्रतिनियुक्ति के दौरान साहित्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। 2011 में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार इनको मिला है। और 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भागीदारी एवं हिंदी के प्रचार में अनुवाद की भूमिका विषय पर उन्होंने व्याख्यान भी दिया है। 2012 में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में रहे। सितंबर 2015 में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है। और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सेमिनार में उन्होंने भाग लिया है। फेलोशिप भी उनको मिला है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि करदम जी ने हिंदी साहित्य के लिए जो दिए वे सब अमूल्य रहेंगे। वे सब मैं हमेशा ईश्वर से विनती करती हूँ कि आगे भी इस काम को तेजी से बढ़ाने में ईश्वर आपको सक्षम बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अंबली। आगे हमारा वक्तव्य शुरू होने वाला है। परम आदरणीय जयप्रकाश करदम जी, हमारे हिंदी विभाग की ओर से और अन्य प्रतिभागियों की ओर से आपका सहर्ष सप्रेम सादर स्वागत है। अब वक्तव्य शुरू कीजिएगा। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्ते, अभिनंदन। और आपके महाविद्यालय को
और महाविद्यालय के प्राचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी विद्यार्थी और इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागी, सभी मेरे अपने हैं। आप सभी को मेरा प्यार, सभी को नमस्ते। केरल मेरे लिए अपरिचित नहीं है। अनेक बार केरल आया हूं। केरल के बहुत सारे प्राध्यापक, हिंदी के बहुत सारे शोधार्थी मेरे साथ संपर्क में रहते हैं, उनके साथ संवाद होता रहता है। और जितनी बार मैं केरल आया, जितनी बार मैं यहाँ के लोगों से संपर्क करता हूँ, संवाद करता हूँ, उतनी बार मैं बहुत गहराई से यह अनुभव करता हूँ कि आप लोगों के अंदर प्यार है, अपनापन है, भारतीयता है, भाषा है और आपके अंदर वह सब कुछ है जो मनुष्यता का निर्माण करता है। हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य कुछ देता है या नहीं देता है, क्या भूमिका साहित्य निभाता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन सब कुछ होने से अलग और सबसे पहले साहित्य संवेदना का क्षेत्र है और साहित्य मनुष्यता की पाठशाला है। साहित्य के माध्यम से हम लेखक लोग, अध्यापक लोग अपने पाठकों को, विद्यार्थियों को मानवीय होना सिखाते हैं या उसकी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारा समाज मानवीय समाज बने। कृपया जिसका माइक अनम्यूट नहीं है, म्यूट कर ले। कुछ आवाजें आ रही हैं, वो व्यवधान होगा। तो मैं जिस विषय पर मुझे बात करनी है, विषय बहुत खुला है और कोई, तो इसलिए मेरे सामने भी संकट है कि मैं कहां से शुरू करूं, किस बिंदु से। दलित कविता, अब दलित कविता के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे आयाम हैं, उसके बहुत सारे खुलते हैं क्षेत्र कि मैं किस बिंदु को पकड़ूं। तो मैंने आज सुबह सोचते हुए लगा कि मेरा वक्तव्य बिखरे नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे दलित कविता के देश पर चर्चा करनी चाहिए कि साहित्य में हम लोग देश काल की बड़ी चर्चा करते हैं, उस पर जिक्र करते हैं, चाहे वो महाकाव्यों में, चाहे वो उपन्यासों में, कि उसमें आप देश काल का चित्रण भी करते हैं, तो कविता पर भी वो सब चीज लागू होती है। तो दलित कविता का देश, और मुझे लगता है जब हम यहां से शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर वो शामिल आ जाएंगी और बहुत सारी जो जिज्ञासाएं विद्यार्थियों की, शोधार्थी की होंगी, शायद उनका समाधान भी साथ में होता चला जाएगा। देश को हम लोग जिसे कहते हैं कि प्लेस, स्थान, तो देश को हम बड़ा सीमित रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। देश शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है भौगोलिक प्रदेश, कोई जियोग्राफिकल, हमारी कोई स्टेट है या है ना, कौन सा प्लेस है, क्या इस तरह का, कि उससे हम देश को निर्धारित करते हैं। दूसरा, हम उसे भाषा के आधार पर भी चिन्हित कई बार करते हैं। और इसमें जब हम भौगोलिक रूप से लेते हैं तो इसमें पूरा भारत उस देश में आता है, और उसके अलावा जो भारत के लोग दूसरे देशों में जाते हैं वहां भी देश जाता है, और वहां तक भी दलित कविता का देश वहां तक भी पहुंचता है। उस देश को मैं दूसरे शब्दों में लूं तो एक समाज भी देश के अंदर होता है। समाज शब्द भी देश को परिभाषित करता है। तो जो समाज है वो भी दलित कविता का देश है। और ये समाज, जहां जहां तक समाज का चरित्र,
उसकी संस्कृति, उसकी अच्छाइयां, बुराइयां, उसकी विकृतियां, विशेषताएं जहां जहां भी जाती हैं, जहां जहां भी भारतीयता जिस रूप में भी जाती है, वहां वहां दलित कविता का देश भी वहां मौजूद रहता है। और इस देश को यदि मैं और नीचे तक लाता हूं, तो जो हमारे गांव हैं, महानगरों, नगर और कस्बों से नीचे आकर के जो गांव हैं, वो दलित कविता का असली देश है। क्योंकि आज भी औद्योगिकरण का विकास होने के बाद भी हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या गांवों में रहती है, और हमारा जो भारत का जो मूल चरित्र है वो हमारे गांवों का चरित्र, ग्रामीण समाज का चरित्र, ग्राम की संस्कृति, वही हमारी संस्कृति, वही हमारा चरित्र, और उससे ही हमारी भारतीयता, उससे ही हमारी राष्ट्रीयता, और उससे ही हमारी मनुष्यता का निर्माण और उसकी पहचान होती है। और ये जो गांव है, गांव का एक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उसका परिवेश, वो ही बहुत सारी चीजों को का सूचक भी है और उसका निर्धारण भी करता है। जैसे गांवों में एक, जब हम साहित्य में लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो हमें लगता है कि लोक में सब कितना सामान्य है, कितना सहज है, और वो जो एक नगरीय जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो चालाकियां हैं, कुटिलताएं हैं, लोक का जीवन, गांव का जीवन उससे मुक्त है। और हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं कि गांव में बहुत अपनापन है, लोगों के अंदर प्यार है, विश्वास है, लोगों के अंदर ईमानदारी है, नैतिक मूल्य यदि कहीं बचे हुए हैं तो उसी लोक जीवन में बचे हुए हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उस गांव को भी और लोक शब्द को भी हम एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। हालांकि कई विद्वानों ने और लोक साहित्य के अध्येताओं ने लोक, जो ग्रामीण जीवन है उसी को ही लोक माना है, और गांव को ही लोक माना है बहुतों ने, उसका पर्यायवाची। लेकिन गांव में इतना विभाजन है समाज का, वर्ण और जातियों के आधार पर, और वो गांव ही है जहां दलितों की बस्तियां गांव से बाहर अलग होती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में उन्हें दक्षिण टोला कहा जाता है। गांव के दक्षिण में उनकी बस्तियां होती हैं, वो गांव की मुख्य बस्ती में नहीं रहते, बाहर होते हैं। तो जहां जिस लोक में और जिस गांव में इतना विभाजन हो कि दलितों की अपनी एक पहचान ही अलग उनके मोहल्ले से, उनकी बस्ती से, उनके टोले के नाम पर हो, यानी कि वो समाज का हिस्सा नहीं है, वो समाज का अंग नहीं है, वो समाज की जैसे वर्ण व्यवस्था में वो शूद्र भी नहीं होते, वो अंत्यज होते हैं, या पंचम वर्ण जिन्हें कहा जाता है, दलित उसमें होता है ना, तो वो अनटचेबल होता है, अस्पृश्य होता है। तो उसकी पहचान दिलाते हुए गांव की उनकी बस्तियां हैं वो एकदम बाहर हैं, एक तरफ हैं। वो मुख्य गांव का वो जो बस्तियां वर्ण व्यवस्था की हैं, वो समाज की हैं, और ये समाज से अलग के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, तो इसलिए उनकी बस्तियां अलग हैं, और इसलिए वो सब इस तरह का वो जो दंश वो जो झेलते हैं उसका पहचान का, और इसलिए उनको उस गांव के अंदर वो अपनापन नहीं मिलता, उस अपनेपन की अनुभूति नहीं होती, जिसकी अनुभूति एक प्रत्येक ग्रामवासी को होती है कि ये मेरा गांव है, ये मेरा अपना है, यहां वो प्रेम से, गर्व से कह सके ये मेरा गांव, ये मेरा घर, ये मेरी दुनिया, ये मेरा समाज। वो अनुभूति उसको नहीं होती। एक NR सागर एक दलित कवि, अब नहीं है, दिवंगत हो गए, उनकी एक कविता है, उसमें वो कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ भारत की पावन भूमि पर, लेकिन माटी की गंध मुझे अनजानी लगती है। तो भारत पर, भारत की भूमि पर, उसकी पावनता पर दलित गर्व करते हैं कि ये देश हमारा है, हम इस मिट्टी में जन्म लिया है, ये पावन भूमि है देश की। लेकिन उसमें उस मिट्टी की जो गंध है, उस पर अपनेपन की खुशबू नहीं आती।
अपनेपन का एहसास कहीं नहीं होता, क्योंकि वहां उनके साथ जिस तरह का भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, दमन होता है, उनके साथ हिंसा होती है ना, तो उसमें कहीं पर भी उनके साथ उन्हें अपनेपन का नहीं होता कि जो अपना हो, कोई अपना होगा तो मुझे गाली क्यों देगा, कोई अपना होगा मुझे मेरे साथ अनटचेबिलिटी एक्सप्रेस क्यों करेगा, अपना होगा तो मुझे अपने गांव से, अपनी उन बस्तियों से वो बाहर क्यों रखेगा, अपना होगा तो मुझे अपना समझेगा, अपने में शामिल करेगा, लेकिन नहीं किया जाता। तो वो जो अपनेपन का, जो बेगानेपन का जो एहसास है, ये एक बहुत बड़ा बिंदु दलित समाज का भी है और दलित कविता का भी है। इसलिए आप देखेंगे कि दलित कविता में बहुत जगहों पर, प्राय सभी दलित कवियों की कविताओं में किसी ना किसी रूप में इसकी अनुभूति मिलेगी, क्योंकि साहित्य जो होता है वो जनरली ये क्या होता है कि हमारे जीवन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होते हैं। कोई भी कवि वो जो अभिव्यक्त करता है वो उसके जीवन की अनुभूतियां होती हैं, और वो चाहे उसकी स्वानुभूति हो चाहे उसकी सहानुभूति हो, होती सबकी निजी अनुभूतियां हैं। अब जिसकी जैसी अनुभूतियां हैं उसी तरह की उसकी साहित्यिक अभिव्यक्तियां हो। जैसे हम उदाहरण के देखें हिंदी साहित्य को, तो जो हम पहले आदिकाल में देखते हैं, रासो काव्यों को देखते हैं, तो उन रासो काव्यों में जो वीर गाथा के हम कहते हैं, तो उसमें सारा वीर रस की रचनाएं हैं, वो युद्धों पर आधारित सारा काव्य है। वो तो राजा या छत्री आपस में युद्ध कर रहे हैं, युद्ध किसी चीज के लिए कर रहे हैं, या तो किसी सुंदर स्त्री के लिए कर रहे हैं, या तो संपत्ति के लिए कर रहे हैं, या तो राज्य के विस्तार के लिए कर रहे हैं, या तो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा तो उसमें भाषाओं में, चूंकि उनकी जो अनुभूतियां हैं उन कवियों की वो उस तरह की अनुभूतियां हैं, तो इसलिए उस अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने रासो काव्य लिखे। उसके थोड़ा आगे जब हम चाहते हैं रीति काल में जब आते हैं, तो रीति काल का पूरा जो कविता है उसमें जो उसकी जो रास लीलाएं हैं, रति क्रीड़ाएं हैं या क्रियाएं हैं, उसमें वो सब चीजों में जो जितना रमा हुआ है, तो चूंकि कवि की वो अनुभूतियां हैं इसलिए वो उन्हें अभिव्यक्त कर रहा है। अब उसमें चाहे हमारे घनानंद और उसको तो मतीराम को तो है ही, और रासलीलाओं में आके सूरदास जी ने भी कोई कम कमाल नहीं किया है, उन्होंने भी कृष्ण की बाल लीलाओं से आगे तक गए हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीजें हैं कि वो पूरा का पूरा, मैं तो बल्कि रीतिकालीन साहित्य को मैं उसे क्या नाम उसका है, वो रीति नहीं, मैं उसे रति का साहित्य ही कहता हूं। तो ये जो चीजें हैं तो उनकी अनुभूतियां वहां हैं, तो वो उसको लिख रहे हैं। उसके बाद हम आधुनिक काल में आते हैं, छायावादी कवि हैं, वो प्रकृति पर इतने मुग्ध हैं, वो प्रकृति को देख रहे हैं, उसके सुंदरता को देख रहे हैं, वो उसे मुग्ध कर रही है और वो उस पर लिख रहे हैं। और वो जो जीवन की दूसरी वस्तुगत जो हमारा आसपास बिखरा जीवन भी है, उसमें भी जो गांव को देखते हैं, जैसे सुमित्रानंद पंत जी हैं, वो तो गांव पर गर्व करते हैं और वो कविता लिखते हैं, आहा ग्राम्य जीवन की क्या है, यानी अद्भुत चीज है गांव, कितना सुंदर है हमारे गांव। तो वो जो कविता, वो जो उसकी अनुभूतियां उस कवि की गांव को लेकर के बहुत अच्छी हैं, इसलिए उसे वो गांव बहुत सुंदर और पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। गांव में स्वर्ग है, गांव के लहलहाते हुए खेत, हरे हरे सुंदर, वहां की हरियाली, वहां के लोगों का प्यार मोहब्बत, है ना, हल चलाता हुआ किसान, बैलों के गले की बजती हुई घंटियां, संगीत का सा जो आस्वादन कराती हैं। तो ये जो अनुभूतियां कवि की हैं तो वो उन्हें करता है। लेकिन दलित कवि की अनुभूतियां इससे भिन्न होती हैं, उसकी ये अनुभूतियां नहीं होती। और उन गैर दलित कवियों ने जो कुछ लिखा है उनकी वो अनुभूतियां नहीं है जो दलित की हैं, और दलित की अनुभूतियां वो अनुभूतियां नहीं है जो उन कवियों की रही है। कारण कि यदि कोई कवि गांव पर गर्व कर रहा है कि उसकी अनुभूति है, अनुभूति इसलिए को गांव में सम्मान पा रहा है, उसका एक अच्छा घर है, उसके पास खेत हैं,
उसकी सम्मानजनक स्थिति है तो उसे गर्व करेगा वो। लेकिन जिसको, जो दूसरे के घर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता अस्पृश्यता के कारण, जिसको सम्मान का वो पात्र नहीं है, जिसको अपमानित, कदम कदम पर अपमान का दंश जिसे झेलना पड़ता हो, जिसको दूसरों के घरों में, खेतों में काम करकर दास कर्म, सेवा कर्म करना पड़ता हो, जो उनके घरों में बंधुआ मजदूर की तरह से काम करना पड़ता हो, जिसकी बहन बेटियों को सरेआम उठा लिया जाता हो, घरों से उठा लिया जाता हो, उनकी इज्जत लूटी जाती हो, जिनको, जो अपने दो रोटी के लिए जो दूसरों के ऊपर निर्भर करता हो आदमी, वो कैसे गर्व करेगा? वो कैसे कहेगा हाँ ये गांव अद्भुत है, ये सुंदर, ये स्वर्ग है और सब कुछ यदि है तो यही है? वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके जीवन में तो संघर्ष है। तो ये संघर्ष और जो उत्पीड़न की जो त्रासदी का दंश है उसके साथ, ये दंश दूसरे दलितों को, दूसरे कवियों को नहीं होता, तो दलित कवि को ये दंश होता है और हर कदम पे उसको ये चीजें पीड़ा देती हैं। हर कदम पर ये जो उसकी अनुभूतियां हैं ये उसे खदबदाती हैं, उसे परेशान करती हैं, और वो जो अभिव्यक्त करता है तो बहुत स्वाभाविक है कि उसकी कवियों में यही सब चीजें उसकी कविता में अभिव्यक्त होती है, यही गांव अभिव्यक्त होता है। तो हम एक और चीज देखते हैं कि जब हमारा, जैसे मैं कह रहा था, हमारा जो मध्यकाल का जो हमारा था है ना, कि जैसे रीतिकाल के बाद में भी तो जो हमारा जो एक राम भक्ति का जो काव्य आता है, हमारा कृष्ण भक्ति का काव्य लिखा जाता है, राम भक्ति काव्य लिखा जाता है, तो उसमें हम देखते, हम उस पे भक्ति, क्योंकि भक्ति एक अनुभूति है कवियों की, वो अपने आप को ईश्वर की आराधना में, ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ने में, उसको पाने में वो सुख की अनुभूति कर सकता है। उसकी अनुभूति का क्षेत्र वो है, इसलिए वो उस पर लिख सकता है। लेकिन जिसके सामने रोज हर टाइम पेट भरने का संकट हो, उसके पास इतना अवसर कहां है? तो जहां तुलसी, सूर, केशव, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत तक भी, वे लोग जो राम काव्य लिख रहे हैं या जो कृष्ण काव्य लिख रहे हैं या वो दूसरे इस तरह की चीजें हैं, तो भक्ति में उनका मन रस रहा है, क्योंकि उनको उस तरह का दंश नहीं है, उस तरह की यातनाएं नहीं है, उस तरह का संघर्ष उनके सामने नहीं है। उनके सामने संकट है भी किसी के सामने तो केवल आर्थिक अभाव हो सकता है। तुलसीदास जी के सामने, जैसा आप कहते हैं, आर्थिक अभाव का संकट था, सूरदास के सामने भी रहा होगा, वो हो सकता है। लेकिन वो जो जातीय, जो अपमान और अस्पृश्यता का जो दंश है, और जहां जाति के कारण जो वंचनाओं का, निषेधों का जो दंश है, वो उनके साथ नहीं है। और इन्हीं के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सब उसी जाति और उसके जातिगत पिछड़ेपन और अस्पृश्यता के कारण ही है। तो वो जो अनुभूतियां अलग है, इसलिए उनके समकालीन कबीर और रैदास की अनुभूतियां वो उनसे अलग है। तुलसी और सूर से एकदम अलग उनकी अनुभूतियां हैं। वे भी भक्ति कहते हैं, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, वो श्रम की भक्ति करते हैं, रैदास भी और कबीर। और दूसरा, आप देखेंगे कि कबीर और रैदास जैसे कवि, निर्गुण धारा के कवियों को आप देखें तो वे भक्ति को समाज परिवर्तन का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत शिक्षित नहीं है, उनके पास वो शब्दावली नहीं है, उनके पास वेदों का, पुराणों का जो ज्ञान उस तरह का होना चाहिए, उनकी व्याख्याओं का, उनकी टीकाओं को उन्होंने नहीं पढ़ा। वो देव भाषा में लिखे हुए चीजें हैं और वो देव भाषा उनके लिए निषिद्ध रही है, संस्कृत। तो इसलिए इनके पास वो भाषा का, शास्त्रों का, उसका ज्ञान नहीं है, ना कबीर को ना रैदास को। वो कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने तो ना कभी कलम, ना कागज कभी छुआ ही नहीं, देखा नहीं क्या होता है, किताब कभी देखी नहीं। तो जो सीखा अनुभव से सीखा, व्यवहारिक जीवन से सीखा। ये उनकी जो प्रामाणिकता है उनके जीवन की,
तो इसीलिए उनके सामने जो समाज की सच्चाइयां थी, वो जाति का विरोध कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं कर सकते जैसा आज के लोग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास उतना समर्थन नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो इसलिए उनको भक्ति की चाशनी में डुबो करके ही अपनी बात कहनी पड़ी। इसलिए पाठ्यक्रम में आज भी कबीर और रैदास को एक भक्त कवि के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि आप अंदर से देखेंगे उनके पूरे काव्य को, यदि आप जाएं, उनकी वाणी को आप गहराई में जाएं, तो वो कहीं से भी वो किसी ईश्वर की भक्ति करते दिखाई नहीं देते। वो श्रम की भक्ति कर रहे हैं, वो मनुष्यता की भक्ति कर रहे हैं, और वे एक जाति के प्रति, यानी कि असमानता के प्रति, मानवीय असमानता के प्रति वो कहीं ना कहीं वो विद्रोह का व्यक्त कर रहे हैं। और जो पाखंड है, अंधविश्वास है, जो तो इस तरह का इन सब का वो विरोध और इनका प्रतिकार वो कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का जब हम देखते हैं कि जो दलित कविता का ये जो गांव है, सारी केंद्र, सारी अनुभूतियों का केंद्र वो गांव है। इसलिए इसको लेकर के, गांव को लेकर के दलित काव्य में लगभग हर कवि ने गांव को लेकर के टिप्पणी की है, किसी ना किसी कविता में। यहां मैं उदाहरण के रूप में केवल कुछ कवियों का जिक्र कर रहा हूं, जैसे मलखान सिंह की एक कविता है, उसमें वो कहते हैं कि मैं इस देश में जहां भी रहता हूं, मैं इस देश में जहां भी रहता हूं, आदमी मुझे नाम से नहीं जाति से पहचानता है और जाति से सलूक करता है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी दलित समाज की है कि उनको मनुष्य के रूप में पहचान नहीं होती। आप गांव में जाएं, कम से कम केरल का मैं नहीं जानता, दक्षिण भारत के गांवों का उतना मैं नहीं जानता, मैं उत्तर भारत के गांवों की स्थिति जानता हूं। तो वहां दलितों की बस्तियों के बारे में पूछा जाए किसी से कि भाई फला हमें किसी जयप्रकाश के घर जाना है, तो कहेंगे कौन जयप्रकाश, ये पूछा जाएगा, यानी कि उसकी जाति बताइए, जयप्रकाश तिवारी, जयप्रकाश शर्मा, जयप्रकाश चौधरी, जयप्रकाश पांडे, जयप्रकाश, है ना, या जयप्रकाश श्रीवास्तव, कौन जयप्रकाश। तो यदि आप ये बता देंगे तो पता चल जाएगा, अच्छा वहां है, अच्छा गांव में उस तरफ उनका घर है। और नहीं, और यदि कहा जाएगा नहीं जयप्रकाश करदम, अच्छा वो जयप्रकाश चमार, जाति से पहचाना जाता है व्यक्ति, और जाति के इसलिए सलूक से उसी आधार पर वो कितना शिक्षित है, कितना योग्य है, उसकी योग्यता का कोई मानदंड नहीं होता गांव में। गांव की संस्कृति में व्यक्ति की जो उसके सम्मान का एक आधार होता है, उसकी जाति, उसका कुल, उसकी अभिजात्यता। और जो कुलीन लोग हैं, जो अभिजात्य लोग हैं, वही धनाढ्य हैं गांव में, उन्हीं के पास जमीन है, उन्हीं के पास साधन है। दलितों के पास खेती नहीं है, वो दूसरों की खेती में काम करते हैं, दूसरे के घरों में काम करते हैं, उनके बंधुआ बन के काम करते हैं। तो ये जो चरित्र समाज का है, इस समाज के चरित्र को यदि कहीं देखना है तो एकदम गांव में बहुत सारे, हिंदी में आपने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उपन्यास आप पढ़ते होंगे, तो उन उपन्यासों में देखेंगे जो गांव है, वो गांव में सारा चरित्र बिल्कुल पूरी नंगाई के साथ आता है। तो ये तो एक कविता में मलखान सिंह एक दूसरी कविता में आगे कहता है, वो कहते हैं कि इस आदमखोर गांव में मुझे डर लगता है। वो गांव को आदमखोर गांव कह रहे हैं कि गांव जिस पर हम गर्व कर रहे हैं, जिस पर गैर दलित कवि गर्व कर रहे हैं कि गांव ये स्वर्ग है। वो कह रहे हैं गांव आदमखोर है, यहाँ पे आदमियों को खाया जाता है, दलितों को खाया जाता है, दलितों की हत्या की जाती है, और ये गांव नहीं है, ये दलितों की वधशालाएं हैं, ये स्लॉटर हाउसेस है। तो कहते हैं आदमखोर गांव में मुझे डर लगता है कि अभी, बस अभी ठकुराई सी भेड़ चीखेगी, मैं अधसोच ही उठ जाऊंगा। यानी कि यदि मैं सोच कर रहा हूं कहीं जंगल मेरे खेत में और किसी ठाकुर की आवाज आई कि उस खेत में बैठा हूं, तो मैं आधे में उठ जाऊंगा। लगता है कि अभी, बस अभी ठकुराई सी भेड़ चीखेगी,
मैं अधसोच ही उठ जाऊंगा। अभी, बस अभी हवेली घुड़केगी, मैं बेगार में पकड़ा जाऊंगा कि अभी, बस अभी बुलावा आएगा खुलकर खांसने के अपराध में। गांव का प्रधान मुझे मुस्क बांधकर मारेगा, लटकवाएगा, डकैती में सीखचों के भीतर उम्र भर सड़ाएगा। यानी कि ये वो गांव है जिस पर गर्व कर रहे हैं गैर दलित कवि। ये वो गांव है जहां दलितों के खांसने पर भी प्रतिबंध है। वो बोल नहीं सकते, वो खांस नहीं सकते। जोर का खांस दिया तो ये अपराध हो जाएगा। और इसका बहुत सारे उदाहरण आप समय समय पर देखते रहते हैं, उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और यदि कोई उन उच्च जातियों के सामने यदि कोई दलित बोलने की कोशिश करता है तो उसे देख करके कि ये हमारे सामने, ये हमको चुनौती दे रहा है, तो उसको किसी ना किसी रूप में उस चुनौती को ध्वस्त किया जाता है। उस खांसने वाली या बोलने वाली आवाजों को हमेशा के लिए दबाया जाता है। उन्हें कोई या तो खुद या किसी ना किसी मुकदमे में, अपराध की सजा में उनको जेल में बंद करा करके उनको वहां सड़ाया जाता है, ताकि दूसरे लोग भी डरें, सहमें और कोई बोलने की कोशिश ना कर पाए। ये हमारा गांव है, आज का गांव भी यही है। एक डॉक्टर सुखबीर सिंह एक कवि हुए हैं, उनकी भी एक कविता है, उसमें भी गांव के ऊपर देखेंगे आप। वो कहते हैं, ओ मेरे गांव, ओ मेरे गांव, तेरी जमीन पर घुटी घुटी सांसों के साथ, ओ मेरे गांव, तेरी जमीन पर घुटी घुटी सांसों के साथ पलना पड़ता है अलग अलग। लड़खड़ाते कदमों से चलना पड़ता है अलग अलग। मरने के बाद भी जलना पड़ता है अलग अलग। यानी कि जब तक जिंदा रहते हैं तो साथ साथ नहीं चल सकते, साथ साथ पल नहीं सकते, साथ साथ रह नहीं सकते, और मरने के बाद भी एक ही शमशान में जल नहीं सकते। शमशान तक अलग अलग होते हैं। और अभी आपने बहुत ताजा उदाहरण देखा होगा, जब पुलवामा में 44 भारतीय शहीदों की, वहां सेना के हमारे शहीद हुए जवान सीमा पर, उनमें एक शहीद दलित था उत्तर प्रदेश का। और जब उसके शव को, शहीद के शव को, और बहुत राज के सम्मान के साथ लाया गया उस गांव में, तो उस गांव के उच्च जाति के लोगों ने शमशान में उसके शव को, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। वहां पुलिस को आकर के, प्रशासन को आकर के हस्तक्षेप करना पड़ा। तब जाकर के शमशान के एक कोने में छोटी सी जगह उनको दी गई कि यहां जला लीजिए, मुख्य शमशान में नहीं। तब भी ये एक शहीद का सम्मान, जिसे हम कहते हैं शहीदों पर हम गर्व करते हैं और शहीदों पर हम सम्मान करते हैं, शहीदों की शहादत को हम नमन करते हैं, जहां पूरा देश शहादत का नमन करता है, और उनको हम तिरंगे झंडे के, राष्ट्रीय झंडे में उनका हम शव को हम लपेटते हैं, जहां पूरा राष्ट्र सम्मान कर रहा हो। वहां पर उस गांव में, उस भारत के गांव में, उस शहीद का, क्योंकि वो दलित है जाति का, अपने उस शमशान में उसको जगह नहीं मिलती उसको करने के लिए। तो इसलिए दलितों को मरने के बाद भी अलग अलग जलना पड़ता है, एकता का अनुभव नहीं होता। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उनकी गांव के बारे में बड़ी धारणा थी कि उन्होंने कहा कि गांव, भारत के गांव ये शोषण के कारखाने हैं, है ना। उनका शोषण के कारखाने हैं आपके गांव। और इसलिए उन्होंने कहा था कि दलितों को गांवों से निकल करके उन्हें शहरों की ओर कोशिश करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो गांवों से निकलें, इस शोषण की चक्की से बाहर निकलें। तो ये गांव आज भी शोषण के कारखाने हैं, उस समय भी थे, आज भी है। कि पुलवामा का उदाहरण मैंने केवल आपको दे दिया है, और बहुत से उदाहरण आप खुद देखते होंगे। इसी तरह से सुखबीर सिंह की ही एक और कविता है, उसमें भी वो गांव के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक गांव है जो मेरे कंधों पर बैठा है, एक गांव है जो मेरे कंधों पर बैठा है, पूरा पेड़ एक खूंटा है चोंचदार,
जो गड़ जाता है या फिर गाड़ दिया जाता है बलात् इंसानी जिस्म के ठीक बीचों बीच सुरंग में। यानी ये जो गांव है जिसको कहने के मेरे कंधे पर बैठा हुआ एक दलित गांव को अपने ऊपर एक उस तरह बोझ के रूप में देखता है कि मेरे कंधों पर बैठा है, और जिसे खूंटा कह रहा है वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पता नहीं किस शब्दावली में मैं कहूं, वो ये खूंटा है कि जो गांव के अंदर जाति का वर्चस्व, जाति की भावना, जाति का अहंग इतना ज्यादा है, जातीय श्रेष्ठता का बोध इतना गहरा है कि दलितों की बहन बेटियों को एक बिल्कुल कातक अपनी एक वस्तु की तरह, और दलितों के जातीय अभिमान को तोड़ने के लिए उनकी स्त्रियों का, जैसे मैंने कहा, बलात्कार किया जाता है। तो यदि इन कवि की शब्दों का यदि आप अर्थ लेंगे, वो जो कह रहा है कि पूरा पेड़ एक खूंटा है चोंचदार जो गड़ जाता है या फिर गाड़ दिया जाता है बलात् इंसानी जिस्म के ठीक बीचों बीच सुरंग में, यानी कि जातीय अहम के खूंटे दलित स्त्रियों की योनि में गाड़े जाते हैं। ये कवि कहना चाहता है, ये गांवों की स्थिति है। तो ऐसे गांवों पर दलित कैसे गर्व करे, कैसे उस गांव में वो किस तरह वो सांस लेता है, तो ये उसकी जो अनुभूतियां हैं वो उसको मनुष्यता का एहसास नहीं होने देती। दूसरे कवियों की तरह वो एहसास, वो अनुभूतियां उसे नहीं होती। तो ये जो इस एक और मैं इसका जिक्र कर दे रहा हूं एक कवि का, उसके बाद फिर आगे बढ़ाऊंगा। जयप्रकाश लीलवान, अभी कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हुई, करीब 2-3 साल पहले। तो वो भी जो देश या गांव को एक इसी रूप में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए देश का अर्थ है भाईचारे की कस्में निभाते हुए जातियों के जंगल जला दिए जाने की मंजिल पर चाव भरे कदमों के साथ चलने का सफर होता है। यानी कि हमारे लिए, दलितों के लिए जो गांव है या देश है, उसका एक वो अर्थ नहीं होता जो दूसरों के लिए होता है। हमारे लिए एक अलग अर्थ होता है गांव का, एक अलग अर्थ होता है देश का, और वो देश का वो अर्थ होता है जिसको आप जाएं तो 1931-32 में आजादी से पहले जो इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहां हमारे भारत के सभी नेता आजादी के मुद्दे पर, स्वतंत्रता के मुद्दे पर, और वहां पे ब्रिटेन में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ वो चर्चा किया कि भी हमारी स्वाधीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस रूप में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, किस तरह से, कितने फेज में कैसे मिलना चाहिए, उस पर चर्चा हो रही थी। तो वहाँ अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जातियों के प्रतिनिधि उसमें थे, और उसमें जो भारत के अछूत समाज के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो वहां पर उन्होंने, गांधी जी ने, तिलक ने और उन सब लोगों ने विशेष रूप से उन्होंने कहा था, तिलक चूंकि स्वराज के पक्षधर थे, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने कहा था कि आपको स्वराज के लिए आंदोलन लड़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों के अधिकारों के लिए मांग रख रहे थे कि पहले उनको स्वतंत्रता मिल जाए, पहले उनको एक सम्मानजनक जिंदगी उनकी निर्धारित हो जाए, तब देश को आजादी मिलनी चाहिए, वरना वो पहले भी गुलामों की तरह वो बने रहेंगे। दूसरे लोग कह रहे थे कि नहीं, एक बार देश स्वतंत्र हो जाएगा, ये हमारा अंदरूनी मामला है, आंतरिक चीजें हैं, इस समस्या अपने आप सुलटा लेंगे। ये समस्या हजारों साल की समस्या है, आप पहले से नहीं निपटी, अभी भी ये निपटने वाली नहीं है, इसको आजादी से पहले इसको निपटा लिया जाए, इसको पहले हल कर लिया जाए। तो इस मुद्दे पे था। तो उसमें, उस मीटिंग के अंदर, तो उन्होंने कहा था उनसे कि भी, उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि यू शुड फाइट फॉर योर होमलैंड, तो आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे सवाल किया था, वेयर इज माई होमलैंड, कि मुझे बताइए मेरा देश कौन सा है, किस पर मैं गर्व करूं, कौन से देश के लिए लड़ूं, कि जहां मुझे जानवरों से भी गया बीता माना जाता है, जहां मुझे कुत्ते से भी गया बीता माना जाता है, जहां मेरे साथ एक पशु की तरह व्यवहार होता है, पशु को भी आप पुचकारते हैं, छूते हैं, लेकिन हमको छूना भी आपको पाप लग जाता है, जहां पर हमारे साथ इतने सारे प्रतिबंध हैं, निषेध हैं,
जहां हम सड़कों पर नहीं चल सकते, रास्तों पर नहीं चल सकते, जहां हम पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, हमको ये अधिकार नहीं है किसी तरह का, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, हम बिल्कुल एक मनुष्यता के दर्जे से खारिज किया गया है हमको, तो मैं कौन से देश पर गर्व करूं, किसके लिए लड़ूं मैं? इसका कोई जवाब गांधी, तिलक या गोखले किसी के पास कोई नहीं था, उनके पास, नेताओं के पास, या सरदार पटेल, किसी के पास कोई तर्क नहीं था। ये सवाल आज भी है। इसलिए दलित कविता जब ये सवाल उठाती है तो इस सवाल का जवाब नहीं होता, क्योंकि ये दलितों की स्वानुभूतियां हैं। दलित कवियों की ये स्वानुभूति से निकले हुए सवाल है, वहां से उपजी हुई अपनी संवेदनाएं हैं, ये अपनी अनुभूतियां हैं दलितों की, और ये अनुभूतियां इस तरह की, इस रूप में गैर दलित कवियों को नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने उन अपमानजनक संबोधनों को नहीं सहा है जिन अपमानजनक संबोधनों से हम गुजरे हैं। हम जब स्कूल में थे तो हमारे छात्र हमको हमारे नाम से संबोधन नहीं देते थे, वो हमारी जाति को लेकर के जितना भी अपमानजनक हो सकता था, उन अपमानजनक शब्दावली से हमको संबोधित करते थे, और उनके वो शब्द, वो संबोधन, वो तीर की तरह चुभते थे कल भी, और जब याद आते हैं तो आज भी उतने ही गहरे चुभते हैं। वो जातिगत अपमान की वो दंश जो मिले हैं, जो तीर गहरे तक धसे हुए, आज उतनी ही पीड़ा देते हैं जब भी याद आते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ते। कैसे भूल सकते हैं उन चीजों को? मैं अब गांव में नहीं रहता, मैं शहर में रहता हूं, लेकिन जब गांव में लोग रहते हैं तो आज भी उसी तरह के जीवन को जी रहे हो, तो आज भी उनको तो उसी यंत्रणाओं से गुजर रहे हैं, आज भी उन्हीं तनाव से गुजर रहे हैं। तो ये जो अनुभूतियां होती हैं, जैसा मैंने कहा, जो कवि जो लिखता है वो अपनी अनुभूति लिखता है। दलित कवियों ने, दलित कविता में जो अनुभूतियां आई वो उसकी अपनी अनुभूतियां आई। तो इन्हीं अनुभूतियों को रक्त करके, इसी अनुभूतियों में जब हम आगे चलते हैं, तो ये जो हम, जैसा कि कहा कि ये जो हमारा जो क्या नाम उसका, ये जो देश जिसका मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा दलित कविता का देश, जो पूरा परिवेश, जो देश, जो गांव को कहते, गांव या देश जो कहते, अपनी परिभाषा में हम कह सकते हैं, कबीर ने इसी को कहा था। आप याद करिए कि रहना नहीं देश बिराना है। अब उसकी व्याख्या करने वालों ने उसको कहां, कौन से आध्यात्म से जोड़ करके, या कहां उसको उनकी उलटबासियों से बता करके, जोड़ करके, और क्या उसको आध्यात्मिक शब्दावली में उसको महिमा मंडित करके, और उसको कह दिया को तो दूसरे कितना अलौकिकता की बात कर रहे हैं, जबकि कबीर बिल्कुल इसी जमीन की, इसी गांव की, इसी देश की जिंदगी की बात कर रहे थे। वो कह रहे रहना नहीं देश बिराना है, यानी कि देश बिराना है, मेरा नहीं है, ये बेगाना है। रहना नहीं यानी कि रहने लायक नहीं है, ये मेरे रहने के लायक नहीं है। बहुत सीधा सा कबीर कह रहे हैं कि रहना नहीं, ये रहने के लायक नहीं है, या रहना नहीं कि मैं नहीं रहूंगा, ये प्रतिकार की शब्दावली है। ये देश बिराना है, बेगाना है, कि ये देश मेरा नहीं है, ये देश दूसरों का है, ये गांव दूसरों का है, ये दुनिया दूसरों की है, ये मेरे रहने के लायक नहीं है। मैं इस दुनिया का, इस देश का, इस गांव का बहिष्कार करता हूं, मैं इसमें नहीं रहूंगा। और वो कह रहे कि यदि मैं इसमें रहूंगा तो यह संसार कागज की पुड़िया, उलझ पुलझ मर जाना है। यदि मैंने इसका प्रतिकार नहीं किया और मैं इसी गांव में, इसी देश में, इसी हालात में रहूंगा, तो मैं उलझ पुलझ करके एक कागज जैसा पानी में गल जाता है, खत्म हो जाता है, अपना अस्तित्व नष्ट कर देता है, मेरा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे प्रतिकार करना होगा। ये कबीर का आह्वान है उस कविता में, कि मुझे इस गांव की संस्कृति, इस गांव के यथार्थ, इस गांव की सभ्यता को नकारना है, और मुझे एक मानवीय दुनिया का निर्माण करना है। ये कबीर का आह्वान इन शब्दों के साथ है। क्योंकि जो गैर दलित कवियों ने, जैसा मैंने कहा, गांव को दिखाया या देश को दिखाया, उसका चित्रण, जो यहाँ की संस्कृति का चित्रण किया,
तो वो संस्कृति कहती है, वो कहते हैं कि वो पे गर्व जिस पर करते हैं कि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। तो हम तो पूरी वसुधा यानी कि पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी सभी लोग हैं सबको कुटुंब के रूप में मानते हैं। इतना प्रेम है हमारी संस्कृति में, हमारे अंदर तो इतना प्रेम, हम सबको अपना समझते हैं। अतिथि देवो भव, कोई अतिथि भी आ जाए तो हमसे देवता के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं। और ऐसे भी फिल्मों में, सिनेमा में ऐसे गाने भी आ रहे हैं कि भाई हम तो इंसान तो क्या, हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम तो इतने मानवीय हैं, हम तो पशुओं तक को प्यार करते हैं, इतने मानवीय हैं, उस संस्कृति पर गर्व करते हैं। लेकिन ये वही संस्कृति है, मैंने एक अपनी कविता में लिखा है इसी चीज को कि बंद कर मेरी रोशनी के सुराख वे उजालों की सैर करते हैं। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। ये हमारी सभ्यता है। उनको वसुधैव कुटुंबकम पर गर्व है, क्योंकि वो जाति की सच्चाई को छिपाते हैं, वो इसे देखते नहीं है, क्योंकि ये उसकी अनुभूति का विषय नहीं है। जबकि दलित कवि की ये अनुभूति है, इसलिए वो इस जो छुपी हुई सच्चाई है वो इसको उजागर करता है, वो इसको पर्दे से बाहर निकाल के लाता है। और यदि हमें दुनिया को, यदि हमें अपनी दुनिया को बेहतर बनाना है, बेहतर दुनिया बनाना है, अपने समाज को मानवीय समाज बनाना है, अपने समाज को समतामूलक समाज बनाना है, तो हमको पर्दे के पीछे जो छपी हुई चीजें हैं उनको हमें बाहर लाना पड़ेगा। उन सच्चाइयों से बताना पड़ेगा और समाज को स्वीकार करना पड़ेगा उन सच्चाइयों को। जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो जो की त्यों बची पड़ी रहेंगी। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि हम अपने यहाँ के हमारे यहाँ क्या कि विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी जो सोसाइटी है वो डाइवर्सिटी का समाज है, हमारा एक विविधता का समाज है। विविधता तो है हमारे अंदर, भाषाओं की विविधता है, खान पान की विविधता है, पहनावे की विविधता है, हमारे यहाँ बहुत तरह की विविधताएं हैं। लेकिन हम जाति को भी विविधता कहते हैं, ये कहते हैं कि ये भी हमारी एक डाइवर्सिटी है, जबकि जाति डाइवर्सिटी नहीं है, ये डिवीजन है। बहुत बड़ा अंतर होता है ये हमारे डाइवर्सिटी और डिवीजन में, है ना। तो ये जो हमारी विविधता और विभाजन में बड़ा अंतर है। वर्ण और जाति व्यवस्था ये विविधता नहीं है, ये सीधा सीधा विभाजन है। विविधता है हमारी भाषाओं का, हमारे पहनावे का, हमारे खान पान का, हमारे पूजा पद्धतियों का, ये हमारी विविधताएं हैं। लेकिन वर्ण और जाति ये पूरे देश भर में है, ये हमारा विभाजन है, हम विभाजित हैं समाज में। तो ये जो हमारी सच्चाइयां हैं, दलित कविता इन सच्चाइयों को अभिव्यक्त करती है, और ये बड़ी नंगी सच्चाइयां हैं। और कई बार इसीलिए जिन लोगों का इन सच्चाइयों से संबंध नहीं है, मुझे याद है एक बार मैंने डॉक्टर महीप सिंह जो हमारे बहुत प्रख्यात कथाकार रहे, उनका साक्षात्कार लिया। तो मैंने उनसे, क्योंकि वो दलित मुद्दों पर काफी बोलते थे और महाराष्ट्र का जो दलित साहित्य का जो आंदोलन था उसके साथ उनका जुड़ाव रहा था, तो उसमें मैंने एक सवाल उनसे यही किया कि भाई आपने कितनी कहानियां या कोई उपन्यास दलित प्रश्नों को लेकर के, दलित समस्याओं को लेकर के आपने क्या लिखा है, आप जरा मुझे वो बताएं। तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से बतलाया था कि मैंने कोई भी उपन्यास तो छोड़िए, मैंने कहानी भी नहीं लिखी। तो मेरा अगला सवाल यही था, भाई क्यों नहीं लिखा, आप तो इतना सब बोलते हैं, इतना सारा सब कुछ कहते हैं। तो उन्होंने बहुत ईमानदारी स्वीकार किया, वो बोले कि इन मुद्दों के साथ मेरी उतनी संपृक्ति कभी नहीं रही, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को कितने लोग हैं जो स्वीकार करते हैं? कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसकी ये कभी हमारी उन चीजों से संपृक्ति नहीं है। और इसीलिए उस संपृक्ति को छिपाने के लिए लोग स्वानुभूति बनाम सहानुभूति का सवाल खड़ा कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जितनी प्रामाणिक स्वानुभूति होती है उतनी ही प्रामाणिक सहानुभूति होती है।
तो जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि हर व्यक्ति की, हर रचनाकार की अपनी स्वानुभूति है, हम सबकी अपनी अपनी स्वानुभूतियां हैं हर एक मुद्दे को लेकर के। मैं जिस गांव के जीवन की बात कह रहा हूं, मैं जिस अपने दलितों के अपमान और उत्पीड़न और उपेक्षा की जो मैं बात कर रहा हूं, उसकी स्वानुभूति की, तो जो लोग, मैं जिनको कटघरे में दलित खड़ा कर रहा है, क्योंकि दलित की अदालत में सब दोषी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का है, किसी भी जाति का है, क्योंकि दलितों की के साथ कुछ अपवादों को छोड़कर एक व्यक्तिगत रूप में कुछ व्यक्ति रहे हैं और हमेशा रहते हैं, आज भी हैं, कि जो लोग सच में ईमानदार होते हैं, वो दिल से सहृदय होते हैं और वो उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ संघर्ष में साथ भी देते हैं। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी दिया था कि जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, वो बिल्कुल चित पावन ब्राह्मण थे और वो पानी को भी धो धो के पीने वाले आदमी उस तरह के थे। लेकिन उन्हीं का बेटा श्रीधर पंत, वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में उनके साथ था और यहां तक कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अखबार का एक कार्यालय अपने जो घर का, जो उनका तिलकवाड़ा था, जो उनका मोहल्ला बस्ती तिलकवाड़े में खोल दिया था। और इतना विरोध परिवार में हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने उतना विरोध अपने बेटे का किया, पूरे परिवार ने उसको बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने का ये हुआ, लेकिन वो अपनी निष्ठा से नहीं डिगा, वो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जुड़ा रहा। उसे कहा कि नहीं, वो सही जगह पर हैं और मुझे उनका साथ देना चाहिए, वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनका साथ देना चाहिए। और जो परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे उनका इतना बहिष्कृत हुआ कि तनाव में आए, उस आदमी को आत्महत्या करनी पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो दलितों के साथ दिल से वो जुड़े हुए हैं, दिल से उनके साथ, और वो उनकी लड़ाई में भागीदारी बनते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। अधिकांश लोग दिखावा करने वाले लोग हैं। अधिकांश लोग ये कहने वाले हैं, यार हम भी तो सहानुभूति करते हैं, हमारी भी तो सहानुभूति है? और सहानुभूति का अपना एक मूल्य होता है, सही है, सहानुभूति का अपना एक मूल्य होता है, लेकिन सहानुभूति के मूल्य पर स्वानुभूति के मूल्य को खारिज नहीं कर सकते। स्वानुभूति का मूल्य बहुत बड़ा होता है। और पूरा का पूरा साहित्य, चाहे तो कितने से बड़ी कालजयी रचनाओं को ले लीजिए, चाहे वो तुलसी का रामचरितमानस हो, चाहे कोई सूर का अपना सूर सागर हो सूरदास का, या और कोई भी रचनाएं हो, चाहे वो कामायनी हो, भले ही वो हमारे कथानक पौराणिक हो या वैदिक हो या कोई आख्यान हो, कुछ भी चीज हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कवि की अपनी अनुभूतियां होती हैं, अपनी स्वानुभूतियां किसी न किसी रूप में होती हैं और उनके साथ जोड़ करके ही वो देखता है। चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी हो या उर्वशी हो, कहीं भी जहां हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं कवि मौजूद होता है, रचनाकार मौजूद होता है, उसकी अपनी स्वानुभूतियां मौजूद होती हैं। हर कहानी में, हर उपन्यास में किसी ना किसी रूप में मौजूद मिलेगा। सारा का सारा केवल सहानुभूति नहीं होता, उसमें जो सहानुभूतियां होती हैं वो स्वानुभूति के साथ जुड़कर आती हैं। लेकिन यहां दलित साहित्य और दलित कविता के संदर्भ में जो सहानुभूति आती है वो स्वानुभूति के साथ जुड़कर नहीं आती। जब स्वानुभूति के साथ जुड़कर आने का अर्थ यह है कि वो जो अपनी अनुभूतियां हैं, यानी कि हमारे पुरखों ने दलितों के साथ क्या किया, वो उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और तब सहानुभूति आए तो उसका एक मूल्य हो जाता है। लेकिन जब आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे और उस पर पर्दा डाल करके अपनी सहानुभूति कहे कि मैं तो सहानुभूति रखता हूं, मैं सहानुभूति रखता हूं, और आप वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं करते, जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करते, और जो वर्ण और जाति के आधार पर जो दलितों का दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनके साथ उनका घृणित व्यवहार कर रहे हैं, उनको आप खरी खोटी नहीं सुनाते, उनके खिलाफ दो शब्द नहीं बोलते, उनके खिलाफ कोई कहानी, कविता, उपन्यास कुछ लिखते नहीं है, तो आपकी सहानुभूति का मूल्य क्या है? प्रभाकर माचवी ने 1976-77 के दौरान एक लेख में इसी को, सहानुभूति को, लिप सिंपैथी शब्द का नाम दिया कि ये लिप सिंपैथी है, ये केवल दिखावा है, कुछ नहीं होता। आपको अंदर से अनुभूति आपके आनी चाहिए कि आपकी जो अपनी मनुष्यता है, आपकी आपकी संवेदनशीलता है, वो आपको झकझोरती है या नहीं झकझोरती है, ये सवाल है। तो मित्रों, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन चूंकि समय बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, 5:35 हो गया है और मैं चाहूंगा 6 बजे तक ये खत्म भी हो जाए, क्योंकि फिर मुझे भी कहीं जाना होगा। तो इसलिए मैं अपने व्याख्यान को खत्म कर रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जो मुझे और कहनी चाहिए थी मैं नहीं कह पाया, और कई बार एक
वक्तव्य में चीजें नहीं आती, और या कि एक व्याख्यान का एक विषय कोई हम एक चुन लेते हैं उस तरह का कोई छोटा सा, तो उस छोटे से क्षेत्र पे, छोटे से वक्तव्य पे, उस पे हम विषय पर तो केंद्रित होकर के हम ज्यादा सारगर्भित बात वहां कह पाते हैं। लेकिन चूंकि विषय खुला था तो इसलिए मेरे वक्तव्य में भी आपको कुछ बिखरापन लगेगा, तो उतना कि मैं शायद उतना एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं रह पाया। लेकिन फिर भी जितना भी समय, जो भी अवसर था और उसमें मैं जो अपनी बात कह सकता था मैंने कहने की कोशिश की है। आप लोगों ने मुझे अपना विचार बांटने के लिए अवसर दिया, और आप सब लोगों ने इतने प्यार के साथ, धैर्य के साथ मुझे सुना या टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया, जो भी स्थिति है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश कर्दम जी। यहाँ कुछ चर्चा के लिए कुछ बिंदु है हमारे कमेंट बॉक्स में, और जैसे कि आपने जो व्याख्यान समाप्त करते हुए जो आपने जो कहा वो सही है। दलितों के साथ कोई सहानुभूति से कोई काम नहीं है, जैसे कि प्रभाकर माचवे के वो लेख 100% सही है। जब तक हमारे मन में अनुताप नहीं है तब तक ये जो कोई सहानुभूति से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। आज के वक्तव्य में जो कमेंट बॉक्स में जो आप जो वक्तव्य दे रहे थे, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में आपका वक्तव्य सुनकर एक वाद विवाद चल रहा था। मैं बता दूं कि 3 दल बने हमारे वाद विवाद के। वाद विवाद की शुरुआत जो की थी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गुरु दिवाकर सिंह जी जो पूर्वांचल से है, वो एक दावा कर रहे हैं कि मैं पूर्वांचल से हूँ, वहां के गांव में आजकल गांव में दलित नहीं है, सभी बराबरी में है। वहां गांव में दलित बराबर से रहते हैं। आज 80-90 की बात कर रहे हैं, और उनके साथ आर.के. कुशवाहा जी, सचिंद्र नारायण दीक्षित जी, सुभाष सिंह जी आदि लोग हैं। और बाकी लोग जो है बताते हैं नहीं, आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, कि आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं क्या, साहित्यिक कृतियों में समाज का जो दर्पण, समाज का जो प्रतिबिंब जो होता है, तो वो सही है, दलित आज भी शोषण के शिकार है। और कुछ लोग जैसे कि उमेश गुप्ता, इंदिरा रमना जैसे लोगों का कहना है कि दलित लोग मतलब सभी सुधर गई है स्थिति भारतीय गांवों में और पहले जैसा नहीं है। तो ये जो विवाद जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आगे काफी प्रश्न है आपसे पूछने के लिए, लेकिन उससे पहले आप जरा टिप्पणी करके जाइएगा ये जो इस विवाद पर। देखिए, जो वो कह रहे हैं पूर्वांचल के गांवों में, वो कौन कौन से गांव हैं वो मुझे उनके नाम बता दें, मैं खुद जाकर के उन गांव का पहले सर्वे करूंगा, तब को टिप्पणी दूंगा। या पूर्वांचल के लोग, मैं परिचित हूं, मैं पूर्वांचल को देखा है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जो महाशय कह रहे हैं मैं उन श्रीमान जी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। वहां पूर्वांचल में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है। वो वहां पर करीब सन 2000 से पहले एक शिव प्रसाद सिंह, जो हिंदी के बहुत बड़े कथाकार हैं, वो पूर्वांचल के थे। तो शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों पर वहां एक संगोष्ठी हुई। मुझे वहां के वाइस चांसलर, मेरे दोस्त भी थे, परिचित भी थे, मुझे उस संगोष्ठी में बुलाया गया शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों पर व्याख्यान देने के लिए। तो वहां पर उसमें जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, डॉक्टर बच्चन सिंह वो भी थे, और शिव प्रसाद सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह वो भी थे। और मैं जाते हुए मैंने उनका जो उपन्यास अलग अलग वैतरणी पढ़ा, तो उसमें मैंने देखा 4-5 जगह पर उस एक उपन्यास में एक मुहावरा प्रयोग हुआ, और वो मुहावरा था चोरी चमारी। मैं लोक साहित्य का आजकल अध्ययन कर रहा हूं, लोक साहित्य पर बहुत सारी चीजों का, वहां भी मैं बहुत सारे मुहावरे पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं। तो ये मुहावरा चोरी चमारी मुझे शिव प्रसाद सिंह के उस उपन्यास में 4-5 जगह पर मिला। मैं चौंका इसको, और मैंने जब अपने वक्तव्य में वहां बात की कि चोरी एक बहुत निकृष्ट काम हम मानते हैं, बहुत अनैतिक काम मानते हैं, घटिया काम मानते हैं। चमार एक जाति है, चमारी के साथ उस चोरी शब्द को जोड़ देना, चोरी को या निकृष्टता को, जैसे घाघ की कहावतों में भी हम कहते रहे हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, है ना, कि सबसे अच्छा खेती है, व्यापार है, सबसे घटिया काम है किसी की चाकरी नौकरी करना, वो भीख मांगने के बराबर, वो निकृष्टता वहां पर है। लेकिन जो हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां का मैं रहने वाला हूं, हमारे यहाँ चोरी चाकरी होता है या चोरी चकारी होता है। चोरी चाकरी एक निकृष्टता की चीजें हैं ये, लेकिन हमारी जाति के साथ नहीं है। लेकिन उस पूर्वांचल में ये मुहावरा है चोरी चमारी, तो वहां जाति को लेकर के मुहावरे। इतना ही नहीं,
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद उसी क्षेत्र के हैं, जौनपुर के, पूर्वांचल के। उन्होंने मुझे बतलाया, जब मेरी बात उन्होंने कहा यही नहीं, पूर्वांचल में बहुत सारे जाति को लेकर के मैं यहाँ सार्वजनिक मंच पे, आप सब महिलाएं हैं, मैं उस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन केवल ये कह रहा हूं, मुहावरे का अर्थ ये है कि चमारी के साथ सहवास करने से कमर मजबूत होती है। इस तरह के मुहावरे वहां हैं और मुझे बराबर जौनपुर के लोग मिलते हैं। और जब ये मैंने मुहावरे की बात कही थी तो वहां पे उन लोगों ने स्वीकार किया था कि हाँ, इस तरह की चीजें, तो यदि समाज में इस तरह की चीज नहीं है तो ये मुहावरे क्यों है, आज भी ये मुहावरे जीवित क्यों है। और इस पर डॉक्टर बच्चन सिंह के साथ में मेरी लंबी बातें हुई। कई बार वो दिल्ली आते थे, तब हम बराबर मिलते थे। मैं जब बनारस जाता था तब उनके साथ मुलाकात करता था। माता प्रसाद जी के साथ अभी तक मेरा निरंतर संपर्क रहता है। पूर्वांचल के बहुत सारे लोगों के साथ मेरा संबंध अभी भी होता रहता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वो मुझे कुछ गांवों का बता दें। और जो मित्र हैं वो सही कह रहे हैं, आज सोशल मीडिया पर, अखबारों में इतनी घटनाएं सारा कुछ पूरे देश की आ रही हैं कि दलितों को कहीं मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, कहीं उनकी इसलिए उनको मारा जा रहा है कि आप हमारी तरह मूछें क्यों रख रहे हैं, कहीं इसलिए कि हमारे खेतों में काम क्यों नहीं करते, कभी इसलिए कि आपने उसी कप प्लेट में क्यों खा लिया पी लिया जिसमें हम खा रहे हैं, कभी आप हमारी तरह उसी की तरह पान क्यों चबा रहे हैं खड़े होकर के, आप घोड़ी पर अपनी बारात क्यों निकाल रहे हैं। पूरे देश का हाल है ये, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरा उत्तर देश का। इसलिए पूर्वांचल में ये नहीं है, ये वो बनारस के आसपास का क्षेत्र है जहां इतनी सारी जातीय सूचिता है तो वहां पानी को भी धो धो के पीने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो वो मुझे गांव के नाम बताएं, तब मैं प्रामाणिकता से, बिल्कुल प्रामाणिकता से कभी मैं बात करने के तैयार होऊंगा। मैं खुद जाऊंगा या अपने मित्रों से भेज करके मैं उस प्रामाणिक सर्वे करवा लूंगा गाँव के, तब बताऊंगा वहां टोलों के नाम क्या है, वहां जो चमारों की बस्तियां हैं उसके नाम पूर्वांचल के गाँव में क्या है, तब मैं उस पर आगे टिप्पणी करूंगा। ठीक है सर, बहुत ही सटीक उत्तर आपने जो दिया है। और इसके साथ साथ मैं एक टिप्पणी और जोड़ना चाहूंगी। देखिए, हमारे घर और हमारे आसपास के कुछ स्थलों में अगर स्थिति सुधर गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की स्थिति सुधर गई है। तो भारत की, जैसे कि थोड़े से सुधार से कोई बात नहीं है। जब तक भारतीय गांवों की पूरी स्थिति मतलब पूरी तरह सुधर नहीं पाएगी तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारी स्थिति सुधर गई है। तो इसी के साथ मैं वो विवाद यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि आपसे काफी प्रश्न पूछा है काफी लोगों ने। उन्हें उमाशंकर सिंह जी ने सबसे पहले प्रश्न कहा था, जैसे प्रश्न उठाया था, तो ये हमेशा ऐसे ही शंका, जैसे कि शुरुआत में मैंने भी आपसे पूछा था, दलित ही दलित रचनाकार कहे जाएंगे या कोई भी जो दलित संवेदना को अंकित करता है, कोई और भी। और उसके साथ साथ शैलजा ने भी पूछा है, स्वानुभूति से लिखने वाले साहित्य ही दलित साहित्य है क्या, या दलितों के बारे में लिखने वाला साहित्य को भी आप दलित साहित्य कह सकते हैं? देखिए, बहुत क्लियर है, इसको, ये विवाद का विषय नहीं है, मैं अनुभूति की बात कह रहा हूं। हाँ। दलित की अपनी स्वानुभूति है तो गैर दलित की भी अपनी स्वानुभूति है। एक दलित ये कह रहा है कि मेरे साथ ये जातिगत उत्पीड़न हुआ, ये जातिगत अपमान होता है, तो गैर दलित उसके बारे में अपनी टिप्पणी दे कि वो करता है नहीं करता, कितना करता, उसकी अपनी स्वानुभूतियां वो हैं, उस पर क्यों नहीं बोलता। समाज में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का प्रतिकार जो व्यक्ति करेगा, जाति व्यवस्था का प्रतिकार जो व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति न्याय की पक्षधरता में खड़ा होगा, उसको सारे साहित्य को दलित साहित्य में शामिल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने विदेशों की कुछ ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ी है भारतीयों के अलावा, और मैं एक जो वहां की जो एक ब्लैक लिटरेचर में एक महिला की पहली ऑटोबायोग्राफी है, स्टोरी ऑफ ए स्लेव गर्ल, मैं उसका अनुवाद भी हिंदी में कर रहा हूं। तो अभी मैंने देखा कि वहां पे शायद फिलीपींस में एक व्यक्ति ने, एक जर्नलिस्ट है बहुत बड़ा, तो उसने, क्योंकि वहां पे भी दास प्रथा थी, उसने अपनी तो तीसरी पीढ़ी का है, उसने इस बात को कन्फेस किया है कि मेरे परिवार में जो वो लोग थे उनके साथ में किस तरह से दासों का क्या व्यवहार किया जाता था। हमारे यहाँ उस तरह का कन्फेशन नहीं आ रहा, हमारे यहाँ केवल लीपापोती आ रही है और ये कहा जाए हम जो कह रहे हैं कि यार कितना अत्याचार। देखो, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया, एक व्यक्ति दूसरा कुएं के बाहर है। कुएं के अंदर गिरा हुआ व्यक्ति
कुएं से बाहर निकलने की जो कोशिश कर रहा है, लहूलुहान है, वो चोट खा रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, क्योंकि जिंदगी उसके दांव पर है। और बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, और वो आने जाने वाले लोग कह रहा, अरे देखो बेचारे के साथ क्या होगा, देखो बेचारा मर जाएगा, देखो कितना परेशान है, कितना दुखी है। उसकी स्वानुभूति है कि वो बाहर निकलने में तड़प रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। उसकी सहानुभूति है कि वो उसके साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहा कि गांव में चला जाए, रस्सी ले आए, रस्सी फेंक दे, उसे बाहर निकाल दे, या धोती पहन रहा है तो अपनी धोती ही नीचे फेंक दे, उसे बाहर निकाल ले, लोगों की मदद करे। उसकी रुचि उसको उस वहां से कुएं से बाहर निकालने में नहीं है। वो केवल, और गांव के लोग आने जाने वाले भी कुछ बाहर सहानुभूति व्यक्त करने वालों की प्रशंसा कर रहे हैं, अरे देखो कितना दयालु है, देखो उसके प्रति कितने दया दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है। लेकिन वो जो लोग मर रहा है कुएं के अंदर, उसको निकालने के प्रति कोई किसी की कोशिश नहीं है। तो ये सहानुभूति का एक मसला नहीं है, मसला है कि आपकी संवेदना वहां तक कितनी जा रही है कि आप उन समस्याओं को, या आप अपनी जो आपकी अपनी सहानुभूति है, अपनी उन सहानुभूति को व्यक्त कीजिए। और असली सहानुभूति यही है कि आप यदि मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था खराब है, आप वर्ण व्यवस्था का प्रयोग कीजिए। जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं उनका आप प्रतिकार कीजिए, जाति व्यवस्था का प्रतिकार कीजिए। और जहां जहां भी इस तरह के आधार पर, जाति का आधार पर, इस आधार पर जहां पे आपको उत्पीड़न दिखाई देता है, चाहे धर्म के आधार पर, संस्कृति के नाम पर, उन सबको धिक्कारिए, उन सबको लताड़िए, उन सबका प्रतिकार कीजिए। तो ये अपने आप आपका साहित्य, दलित साहित्य स्वीकृत हो जाएगा। आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपकी पत्रकारिता में साहित्य मैं घोषित करवाऊंगा, आप लिखें तो सही। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे का प्रश्न है फरहत परवीन से, जो पूछ रहे हैं कि आज के वेबिनार तो काफी चल रहे कि भारतीय संस्कृति पर, जो सभी संस्कृतियों का समावेश उसी में है, उसका दावा भी हम करते हैं, लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति को हम उसका अपमान भी, मतलब उसे अपनाने से हम हिचकते भी हैं। और परवीन का प्रश्न ही है कि जो पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य भाषा को हम अपनाने से हिचक तो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद कि ये जो जातीय कुटिलता या जातीय भेदभाव को मिटाने की जो भावना जो है वो हमारे अंदर में उन्होंने ही डाला है। तो इसलिए आप उससे कैसे, किस दृष्टि से आप देखना चाहेंगे कि इन दोनों परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति बनाम आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा के बीच आप दलित विमर्श को किस रूप में देखते हैं और आपका सुझाव क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति है क्या, पहली बात तो ये परिभाषित नहीं है ठीक से। हमारे यहाँ अधिकांश वर्ष भारतीय संस्कृति को, वो हिंदू संस्कृति को भारतीय संस्कृति कहते हैं। यदि भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी चीज है। संस्कृति के अंदर हमारा धर्म भी आता है, हमारी भाषाएं भी आती हैं, हमारा खान पान भी आता है, हमारा रहन सहन भी आता है, बहुत सारी चीजें हमारी संस्कृति के अंदर समाविष्ट होती है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति होती है उसमें भी भाषाएं आ रही हैं, उसमें धर्म आ रहे हैं, उसमें ये सब चीजें आ रही हैं, तो वो एक हमारी एक कंपोजिट कल्चर, सामाजिकता की संस्कृति। तो वो संस्कृति तब बनती है, संस्कृति में समता शब्द है, तो जब समानता होगी तब संस्कृति होती है। संस्कृति होती है जब समाज होता है, जब समाज नहीं है तो संस्कृति किसकी है? हम जिस समाज की बात करें हम समाज नहीं है, हम एक वर्णों, जातियों, उपजातियों, संप्रदायों में विभक्त समूह हैं। हम जातियों के समूह हैं, वर्णों के समूह हैं, संप्रदायों के समूह हैं, धर्मों के समूह हैं। हम समाज नहीं है। समाज तब बनेंगे जब हमारे अंदर समानता आ जाएगी। हम यहाँ वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर अनटचेबिलिटी बरतते हैं, भेदभाव बरतते हैं। समाज, हम समाज कैसे बनेंगे? जब हम समाज बनेंगे तब संस्कृति बनेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति की जो अवधारणा जैसी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं देती। ये अलग अलग, ये एक खंडित संस्कृति है। खंडित समाज की संस्कृति खंडित संस्कृति होगी। पहले भारतीय समाज बने तब उसकी संस्कृति होगी, तब हम उस पर बात करें। अब जो हमारी संस्कृति है भी, जो हम कहते भी हैं इस पर, अब हमारे लोग बाहर जा रहे हैं विदेशों में, और उसको हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सब लोग, हमारे बच्चे वहां विदेश में जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे एकेडमिशियंस हैं, टेक्नोक्रेट बन रहे हैं, वो दूसरी भाषाओं को अपना रहे हैं, दूसरे धर्मों की, दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं, उस पर हम गर्व कर रहे हैं। लेकिन वही चीज यदि भारत में आ रही है तो उसको हम कह रहे हैं इससे हम प्रदूषित हो गए हैं। तो वही कह रहे, इसलिए कह रहे कि पहले हम संस्कृति की अवधारणा क्या होती है, पहले उसको हमें विकसित करना पड़ेगा, इसे परिभाषित करना पड़ेगा। ये परिभाषित नहीं, मैं इसे परिभाषित नहीं मानता। अच्छा,
ठीक है सर, आगे उमेश गुप्ता का एक प्रश्न है, दलित साहित्य को आप विध्वंस का साहित्य कह सकते हैं या सृजन का साहित्य? सृजन का साहित्य है, लेकिन कोई भी सृजन ये तब होगा जब पुराने का विध्वंस होगा। ये पहले जो पुरानी हमारे जो खंडहर हैं, जो हमारे चाहे वो धर्म के हैं, आस्थाओं के हैं, पाखंडों के हैं, विश्वासों के हैं, उन खंडहरों को गिरा करके वहां पे नव निर्माण हमें करना है। इसलिए ये नव सृजन का साहित्य है, लेकिन वो जो पुराने खंडहर हैं जो हमारे हैं उनको ध्वस्त भी करेगा साथ साथ। आर.के. खुशवाहा का पूछना है कि दलितों पर अत्याचार उनकी निर्धनता के कारण होते हैं, जो दलित अमीर है वो आज भी सुखी है, क्या आप इससे सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कि आंशिक रूप से सहमत हूं। यदि ऐसा होता आर्थिक रूप से ही सब कुछ संपन्नता ही सब कुछ हो जाती, तो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। बाबू जगजीवन राम 1978 में उन्होंने बनारस में बाबू संपूर्णानंद का, पंडित संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया था। उस समय वो देश के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, संपन्न व्यक्ति भी थे, लेकिन उनके हाथ से अनावरण की गई इस मूर्ति को उनके बाद में वहां के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने दूध और गंगा जल से धोके पवित्र किया था। तो इसलिए यहाँ जो संपन्नता कोई स्थिति बदलती नहीं है, यहाँ जाति सबसे बड़ा फैक्टर है, जाति से बदलती है चीजें, वहां से निर्धारित होती है। एक जस्टी जोबी का प्रश्न है कि दलितों में भी शोषक और शोषित है। वो हर जगह, हर जाति के अंदर है, दलितों में, हर जाति में, ब्राह्मणों में भी है, क्षत्रियों में भी है, वैश्यों में, शूद्रों में, कास्तों में, हर में है। जो संपन्न है वो अपने से कम संपन्न का वो प्रभाव रखता है और उसका वो करता है। इसलिए ये कोई दलितों में कोई नई व्याधि नहीं आई है, और ये बीमारी है भी तो दलितों में भी गैर दलितों से आई है। वो तो शोषण की स्थिति में कभी रहे ही नहीं, और जो सीखा है उन्होंने वो गैर दलितों से सीखा है। वहां पर ये सब बंद हो जाएगा तो दलितों के अंदर अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ हाँ सर, मैं अपनी ओर से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जैसे साहित्य में ऐसा भेदभाव है क्या क्योंकि दलितों की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सरस्वती पत्रिका में जो हीरा डोम की कविता, जो एकमात्र उपलब्ध कविता है, वो अछूत की शिकायत, वो प्रकाशित हुई। उसके बाद फिर अछूतानंद की कविता आ गई, लेकिन उसके बाद जो दलित साहित्य या दलित विमर्श पर ऐसी कोई चर्चा हिंदी साहित्य में नहीं आई। फिर उसके बाद आधुनिक में, हाल ही में जो समकालीन में साहित्य में हम फिर से वो दलित साहित्यिक रचनाएं हम देखते हैं। तो ये जो अंतराल जो है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? साहित्य में ऐसे दलितों की आवाज दलितों द्वारा नहीं आ रहे थे, तो इसलिए नहीं आई थी। हीरा डोम की जो कविता एक आती है अछूत की शिकायत, वो 1913-14 की है। उसके बाद में जो आपने कहा स्वामी अच्युतानंद का आता है, ठीक है, और उसके बाद में 1922 में शायद चांद पत्रिका का अछूत अंक आया था, उसमें भी 2-3 दलितों की कविताएं हैं इसी तरह की। तो और अंतराल इसलिए आया, जैसे मैं पहले कह रहा, स्वाधीनता से पहले तक दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो अंग्रेजों के आने के बाद में थोड़ी सी गुंजाइश बनी और उनको शिक्षा दिया जाने लगा, लेकिन वहां भी जो कि शिक्षा देने वाले जो अध्यापक थे वो गैर दलित थे, जिनमें अधिकांश ब्राह्मण थे, और वो उनको प्रवेश देते ही नहीं थे उनको, तो वो शिक्षित नहीं थे। साहित्य से क्या वास्ता उनका रोज कमाना दमाना, रोजी रोटी, दो पेट का उनका पेट भरने से ही उनकी जद्दोजहद से फुर्सत में नहीं मिलती थी, तो कब में साहित्य पढ़ते? तो साहित्य पढ़ने की, लिखने की संस्कृति वहां नहीं रही, वो वहां इस तरह का कोई विचार वहां नहीं था, इसलिए वो नहीं आई। लेकिन आधुनिक समय में जब स्वाधीनता के बाद आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि दलित पढ़ने लगे, उन्होंने जब पढ़ा लिखा, साहित्य पढ़ा समझा, तो उनके अंदर भी आया कि हम इसको अभिव्यक्त करें। और क्योंकि वहां पे उनको संविधान के द्वारा उनको संरक्षण मिल गया, समानता का अधिकार हो गया, है ना, मौलिक फंडामेंटल राइट्स में उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत फंडामेंटल राइट्स में, तो तब उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू किया। वरना उसके पहले तो दलित खुद को अभिव्यक्त कर नहीं सकते थे। और आप देखेंगे जो उनकी कविताएं हैं, जो क्या नाम उसका हीरा डोम की भी है, तो अछूत की शिकायत है, वो ईश्वर से केवल शिकायत कर रहा है कि ईश्वर तुमने हमको ऐसा क्यों बनाया। वो विद्रोह नहीं कर रहे, वो किसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ या किसी वर्णवाद के खिलाफ या किसी व्यवस्था के खिलाफ वो व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे, वो केवल ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं अपनी, तो ईश्वर ने हमको क्यों बना दिया, ईश्वर ने हमारे हमारे साथ न्याय क्यों नहीं किया, वही दूसरे कवि कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं
इसलिए ये गैप इसलिए है क्योंकि दलितों के अंदर शिक्षा नहीं थी, और जैसे ही उनके अंदर शिक्षा आई है उनके अंदर अपने खुद को अभिव्यक्त करने की भावना आई और दलित। अच्छा सर, आगे मानवती देवी ने पूछा है कि जातिवाद मिटाने के लिए आपकी राय में वर्तमान समय में हमें क्या कदम उठाना चाहिए ताकि हमारा देश जो सब बराबर है ऐसा दर्जा हमारे देश को मिले। देखिए, जाति हमारे यहाँ ऐसी रख गई है कि जाति अब कोई वो एक सामाजिक व्यवस्था नहीं रह गई, ये धार्मिक व्यवस्था हो गई। भले ही हम समाज शास्त्रीय रूप से कहें, समाज विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से हम कहते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था अब नहीं रह गई, अब ये धार्मिक व्यवस्था है। और ये धर्म के आधार पर लोग जब भी कोई वर्ण और जाति व्यवस्था को मानते हैं वो समझते हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये धर्म की व्यवस्था जब तक उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक ये जितने भी ये धर्म ग्रंथ और शास्त्र कहे जाने वाले, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक उनको समुद्र में नहीं फेंका जाएगा, जब तक उनको आग के हवाले नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है। तब तक ये बराबर बनी रहेगी। जब तक धर्म जिंदा रहेगा, जब तक धार्मिक संस्थाएं जब तक जिंदा रहेंगी, तब तक ये सब चीजें रहेगी। सर, हमारे इधर केरल के एक छात्रा ने जो छात्रा का उनका नाम है प्रिया सरयू, जिन्होंने एमफिल की है आपके छप्पर उपन्यास और हमारे मलयालम के उपन्यासकार एम मुकुंदन के पुलय पट, इन दोनों के दलित विमर्श के आधार पर तुलना की है। तो आपको आपके जो जैसे के सारगर्भित भाषण देकर काफी साधुवाद भेजा है, तो मैं बीच में वो कमेंट भी बताना चाहूंगी क्योंकि ऐसा बहुत ही अच्छा थीसिस है उनका। और एक और है, शोभा जी ने पूछा है कि शीत लहर के चंद्र प्रकाश की मजबूरी पर जरा प्रकाश डालेंगे क्या? नहीं, देखिए, शीत चंद्र प्रकाश की मजबूरी ये है, एक तो जिस हाउसिंग सोसाइटी में वो उसका फ्लैट है, हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज में ये देश के दूसरे भागों में भी, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी, मैंने कई जगह सर्वे किया है। कुछ और इस तरह की मैंने हाउसिंग सोसाइटी नाम की कहानी भी लिखी है जो शीतलहर से अलग है, कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी क्या है, वो दलितों को अपना मेंबर नहीं बनाती, और कोई बन भी जाता है बहुत सी जगहों पर तो वो कहते हैं कि उनके आने से गरीब लोग आएगा, मजदूर लोग आएगा, और जो फुटपाथ के रहने वाले लोग हैं वो इसलिए उनको नाइट शेल्टर देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उससे उनकी जेंटल खराब हो जाएगी, और इससे जो उनके जो दूसरे जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको ऐतराज होगा। चंद्र प्रकाश की मजबूरी यही है कि वो अपने आप में उसकी सॉवरेनिटी नहीं है, उसका अपना इंडिपेंडेंट मकान नहीं है, वो हाउसिंग सोसाइटी का मकान है, वो सोसाइटी का एक मेंबर है, वो सोसाइटी के नियम मानने के लिए वो बाध्य है। ये उसकी एक मजबूरी है। आगे एक और प्रश्न है सर, शैलजा वाड़ी जी ने पूछा है, बताया है मैंने कि अज्ञे ने एक बार कहा था अगर हमारे नाम के साथ वो जाति नहीं लिखा जाता तो शायद जाति व्यवस्था के थोड़ा सा मतलब जो भी समस्याएं हैं उसका अंत हो जाता। और केरल में अक्सर देखा जाता है, यहाँ तो अभी ऐसे नहीं है, अभी भी जो पुराने जमाने के लोग हैं वही जाति का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। तो आपको कैसे लगता है, पूरे भारत में ऐसी एक रीति चलेगी क्या? नहीं, देखिए, चलनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब जाति तोड़ो सम्मेलन 1978 में हुआ था दिल्ली में मावलंकर हॉल में, और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनके कई मंत्री, जिनमें चंद्रशेखर भी थे, राजनारायण भी थे, बाबू जगजीवन राम भी थे, ये सब लोग उसमें शामिल थे। और उसमें उस समय के लोग भी थे कि जिन्होंने 1936 में लाहौर में, आपने सुना होगा कि वो एक जाति तोड़ो सम्मेलन बुलाना चाहते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर को उसमें उन्होंने एक प्रमुख अतिथि के रूप में मुख्य व्याख्यान देने के लिए कहा था। और जब उन्होंने व्याख्यान अपना भेजा लिख करके भाषण अपना, तो भाषण उनको हजम नहीं हुआ और उन्होंने स्थगित कर दिया था। और बाद में वो बाबा साहब अम्बेडकर का व्याख्यान उनकी पुस्तक एनालिसिस ऑफ कास्ट के रूप में छपा, और जो हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजी की और उसकी बहुत बड़ी किताब के रूप में वो पूरी दुनिया में वो चर्चित हुई छोटी सी। तो वो उसी में वो उसमें जो काम करने वाले लोग थे समय के, जैसे वो संतराम बीए, वो लोग भी 1978 में वो शामिल थे। तो उस जाति तोड़ो सम्मेलन में प्रस्ताव एक पारित हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि अपने जाति सूचक नामों का संबोधन लोगों को बंद करना चाहिए पूरे देश भर में।
कि लोग अपने नाम केवल नाम लिखेंगे, अपने साथ गांव का नाम लिख दें, है ना। जैसे पंजाब में लोग होता है नाम के साथ सुरजीत सिंह बादल, सुरजीत सिंह बरमाला, कोई तलवंडी, कोई कुछ, तो अपने गांव का नाम लिखते हैं। वो अपना वो पता नहीं चलता कि कौन किस देश का जाति का है, ये गांव लिखते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत जगह ऐसा है कि अम्बेडकर का आमबावडेकर गांव है ना, अम्बावडे गांव। तो इस तरह का आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन उसी टाइम एक विज्ञापन, एक नवभारत टाइम्स अखबार में एक कार्टून आया था, और उसमें आता है कि पंडित जी हैं जिनके जनेऊ है या त्रिपुंड है माथे पर, वो तिलक लगा हुआ, तो वो कहते हैं किसने जाति तो हटा देंगे, लेकिन किसके माथे पर ही जाति दिखी है उसका क्या करेंगे। जो चोटी रखते हैं, त्रिपुंड रखते हैं, गले में जो आपका वो गाने रहते हैं, जातीय शिक्षा का हमारा जो जत्योपीत है वो अपना प्रतीक है। यानी कि अपने जो मन में जो हमारी जाति है, जब तक हम उसे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी गाँव के, मैं बता रहा हूँ, आप जाए किसी व्यक्ति से पूछें आपका नाम क्या है, जो भी केवल मैं हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं बताऊँ मेरा नाम जयप्रकाश है, ये पहचान काफी नहीं है, उसे आगे क्या है आगे बताना पड़ता है। तो आप उसको भी पता चलता है जब तक अपनी जाति ना बता दी जाए जाति, तो हमारे यहाँ पहचान। लेकिन ये अच्छा है, कम से कम शुरुआत अच्छा है। लोग सरकार को एक पहल कर देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान कर सकते हैं कि लोग जाति सूचक नाम नहीं लगाएंगे, नाम को लगाएंगे तो कम से कम उसका पता आएगा, पता तो नहीं चलेगा। तो ये करेंगे, छोटा डाल दीजिए अभी इसमें, नाश्ता बढ़िया चाहिए। सुगीता जी का प्रश्न है कि पाप पुण्य का डर ही दलितों के शोषण का कारण है। दलितों के मन में जो पाप पुण्य का जो डर लगा रहता है, तो यही दलितों के शोषण का मुख्य कारण है। तो इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दलितों को पाप पुण्य, पाप पुण्य और उसका आध्यात्म की बात तो दूसरे लोग करते हैं, इसमें पाप पुण्य का कोई डर नहीं है। तो यदि कोई दलित इसलिए सेवा कर रहा है तो पाप को तो उससे डरता है ना, वो उनको हिंसा से डर लगता है। यदि वो किसी ने अपने खेत में काम करने के लिए कहा नहीं कहा, तो उनके साथ हिंसा होगी, उनके घर जला दिए जाएंगे, छूट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, उत्पीड़न होगा उनका। वो डर से ये कराते हैं। कोई किसी को खुशी नहीं होता, किसी को शौक नहीं होता, तो किसी के घरों का संडास साफ करेगा, किसी के घर का मेला उठाएगा, किसी के मरे पशु उठाएगा, कोई नहीं करना चाहता। ये पाप पुण्य नहीं है, ये जबरन को दबाव काम कराएगा, दबाव में करने का। अच्छा जी, दलितों के भी काफी लोगों ने ये प्रश्न उठाया है कि दलितों के शोषण में सबसे ज्यादा शोषित जो है वो दलित स्त्री है। तो इस पर भी जरा प्रकाश डालिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ देखिए, दलित तो पूरे हमारे भारतीय समाज में ही जो स्त्री है वो शोषित है। गैर दलित समाज में भी स्त्री शोषित है, उसे उतने अधिकार नहीं है, और दलित समाज में भी हर जगह। लेकिन दलित स्त्री का जब वो अपने समाज में रहती है, अपने परिवार में रहती है, तो उसका शोषण उसी तरह का होता है जैसा कि गैर दलित समाज में, गैर दलित परिवारों में होता है। लेकिन जब वो दलित परिवार से बाहर निकल कर जब वो समाज के बीच जाती है, तब वो दोहरे शोषण का शिकार होती है। तब वो स्त्री का दंश भी भोगती है और जाति का दंश भी भोगती है। तब दो तरह का उत्पीड़न सहती है। जब वो अपने घर में होती है केवल स्त्री होने की पीड़ा सहती है, जैसे कि गैर दलित स्त्रियां सहती है। इसलिए जो कहते हैं ना स्त्रियों को ये आधी दुनिया है, ये आधी दुनिया भी अपने आप में मुकम्मल दुनिया नहीं है, ये भी जातियों में बटी हुई है। कि जो गैर दलित जाति की स्त्रियां हैं वो दलित जातियों की स्त्रियों के साथ छुआछूत और भेदभाव करती हैं। तो ये जाति का सबसे बड़ा दंश है कि वो स्त्री से ही उत्पीड़ित होती है, स्त्री की अस्पृश्यता का शिकार होती है। तो दोहरा शोषण है वहाँ, दोहरा शोषण उसका। जब अपने परिवार में है तो एक गहरा शोषण जो दूसरों का होता है, जब वो दलित समाज से बाहर जाती है तब वो दोहरा शोषण होता है। दोहरा शोषण होता है। ठीक सर, जैसे कि छप्पर में आपने जो कहा है उसी तरह ये शिक्षा की कमी ही इन सभी शोषणों के बीच पीछे है। तो अगर सभी को शिक्षित कर दिया जाए तो स्थिति में सुधार ला सकते हैं ना? बिल्कुल शिक्षा, लेकिन शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा का मतलब साक्षरता नहीं है। शिक्षा का मतलब ये BA MA की डिग्री वाली शिक्षा नहीं है। शिक्षा मतलब वो जागरूकता, मनुष्य कैसे बनाया जाए, और मनुष्य तब बनाया जाएगा जब वो इन भेदभावों को समझे और इनको मानना बंद करे। जब वो वर्ण व्यवस्था का और या वर्ण जाति के आधार पर या किसी भी कारण पर धर्म के आधार पर किसी के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये इस तरह का इसको स्वीकार ना करे, जबकि चेतना का विकास हो जाना,
मनुष्यता का विकास हो जाना, वो शिक्षित होना होगा। यदि वो नहीं होता है तो डिग्री चाहे डॉक्टरेट ले ले, डीलिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो शिक्षा कोई महत्व नहीं। अभी तो ये सब सामाजिक बातें तो हो गई, लेकिन मैं साहित्य कुछ बातें आपसे पूछना चाहूंगी। दलित साहित्य के भविष्य के बारे में या दलित साहित्य के विकास के बारे में आज के समय में आपका क्या विचार है? देखिए, दलित साहित्य का भविष्य रहेगा, क्योंकि अब दलितों की मैं अब अभिव्यक्त करना शुरू किया है। अब उनकी शिक्षा, नई पीढ़ी आ रही है, वो और जागरूक होकर आएगी और हर समय में आती रहेगी। और जब तक शोषण होता रहेगा उसका प्रतिकार होता रहेगा। न्यूटन का साइंस का एक नियम है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। यदि हम किसी गेंद को दीवार में फेंकेंगे, जितनी तेजी से हम दीवार में मारेंगे उतनी तेजी से दीवार में उस गेंद को हमारे तरफ फेंकेंगे, उसका एक्शन होगा। तो जितना दलितों का अपमान किया जाएगा, उस अपमान का प्रतिकार भी उतनी तीव्रता के साथ होगा। तो जब तक ये सब कुछ होता रहेगा, अपमान, असमानता, उत्पीड़न, तो इसका प्रतिकार भी होता रहेगा और दलित साहित्य होता रहेगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो दलित रचनाओं का जो स्वर है दलित साहित्य का, वो और ज्यादा सशक्त होगा, उसमें और ज्यादा चिंतन में और ज्यादा गहराई आएगी और उसका भविष्य बहुत अच्छा। ठीक है, एक और बात सर, ये जो आपसे आपकी रचना धर्मिता के अंतर्गत मैं पूछना चाहूंगी। एक इंटरव्यू में आपने जो कहा था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद आप साहित्यिक रचना की ओर झुक गए थे, तो ऐसी कोई घटना है सर आपकी संवेदना को दीप्त करने वाली, कोई घटना उस समय हुई है क्या? क्योंकि आपने जो उस समय के बाद आप साहित्यिक रचना की ओर मुड़ गए, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। नहीं, भाईगा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और मैं हमेशा अपनी कक्षा में जो होता है प्रथम आने वाला, कॉलेज की मैगजीन में फोटो छपने वाला, उस तरह का विद्यार्थी था। लेकिन मेरा घर बहुत गरीब था, 7 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था और पिताजी मजदूर थे। पिताजी की मृत्यु हो गई 1976, तो मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। तो मैं एकदम से मैं अपने स्कूल कॉलेज में जाकर के मजदूरी करने जाता था और उस समय लगता नहीं था। मैं अंधेरा है, मेरा सबसे छोटा भाई 6 महीने का था, उससे बड़ा 2.5 साल का था, फिर बहन थी। तो छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको देख करके उनका कैसे उनकी परवरिश होगी, क्या होगा, तो उतना तो मैं अपनी पढ़ाई तो भूल गया कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, डायनेमिक्स में क्या है, सब कुछ है। तो मैं धीरे धीरे अपना कुछ चीजें दर्द से, मैं प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद के उपन्यास या और रचनाओं का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, चार्ल्स डिकेंस के मुझे मिल गए है ना अनुवाद, वो पढ़ लिए। और भी मक्सिम गोर्की को मैंने पढ़ा, तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली। तो ये सब चीजें पढ़ता गया तो उससे मुझे ताकत मिलती चली गई। और मुझे विशेष रूप से मैंने मक्सिम गोर्की को पढ़ा, उनकी आत्मकथा के 3 खंड जब मैंने पढ़े, मेरा बचपन, मेरे विश्वविद्यालय जीवन की राहों पर, और उनका माँ उपन्यास मैंने पढ़ा, और उसका जो नायक था पावेल व्लासोव, उसका जो मैंने संघर्ष मैंने देखा, और मुझे लगा ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो फिर भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा नहीं है, मुझे रोशनी मिल जाएगी। तो वहां से वो साहित्य में मुझे लगा, और वो देखा मैंने कि जो साहित्य की रोशनी आ रही है, और जो पावेल है, चाहे मक्सिम गोर्की है, तो पावेल के रूप में भी मक्सिम गोर्की है, तो साहित्य के जरिए वो आगे बढ़ रहा हूँ, अपने मंजिल पा रहा, जीवन पा रहा, अपना अस्तित्व बना रहा है। तो मुझे लगा यही दुनिया है, इसलिए मैं साहित्य की ओर मुड़ गया, साहित्य पढ़ने लगा और साहित्य। अच्छा, थैंक यू सर। वो जो इन्फॉर्मेशन जो उस अब वहीं पर आपने वो इंटरव्यू वहीं पर आपने खत्म किया था, बाकी नहीं बताया था, इसलिए मैंने पूछा था एक क्यूरियोसिटी में। तो ये इधर कमेंट बॉक्स में तो कमेंट्स तो अभी तो खत्म हो चुके मुझे लग रहा है, और अभी हमारे शोध छात्राएं भी है, छात्र भी है। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, थोड़ा सा समय और है, आगे 6-10 हो गए हैं, हमारा समय तो हो गया है, लेकिन अगर किसी को अगर सीधे मतलब जो कमेंट बॉक्स के अलावा अगर सीधे कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम इसे वाइंड अप कर सकते हैं, क्योंकि सेशंस तो काफी लंबा हो चुका है। तो मैं अभी सभी प्रतिभा सुमा जी जस्ट बात करना चाहती हूँ जयप्रकाश जी से। सर नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ, हाँ नमस्ते सर। हाँ सर, आपकी जो जितनी भी दलित रचनाएं हमने पढ़ी हैं उससे केरल में है, हम केरल से बोल रहे हैं, तो काफी अचरज होता था, मतलब कि विश्वसनीय ही नहीं था कि ऐसे भी हो रहा है भारत में। लेकिन अभी आपके मुख से जब सुना कि गांव में ऐसी स्थिति है, तब अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि केरल की स्थिति काफी डिफरेंट है, काफी हालात बदले हैं। और आपकी कविता मेरे अधिकार कहाँ है हमारे सिलेबस में है कैलिकट यूनिवर्सिटी में। आपके यूट्यूब में भी मैंने भी डाला था एक वीडियो, आपने देखा होगा। तो वो पूरा आक्रोश जो उस कविता में आपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे अधिकार कहाँ है, जो आपने उसमें जाहिर किया, वो पूरा का पूरा जोश आपके इस व्याख्यान में भी
देखने को मिला। तो ये सुनकर शायद जितने भी लोग होंगे जो कम से कम जो पढ़े लिखे हैं, उनके मन में अगर जाति भेद की भावना मिट जाए तो आशावाहक होगी। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। धन्यवाद सोफिया, आपने जो सही कहा है, क्योंकि जयप्रकाश जी आपका व्याख्यान ही जो आज की सामाजिक स्थिति का पुख्ता सबूत है, क्योंकि वो जो आक्रोश आपके भाषण में थे, तो ये सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया क्या है दलित साहित्य की और दलित समाज की स्थिति क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में समग्र रूप से आपने समझाया। सीता जी मैम, जी मैं प्रणाम जयप्रकाश सर जी, और मैम मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आपके इस आज के कार्यक्रम से सर। और मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि सर आप जितने उद्घोषित बातों को कहते हैं और बहुत ही जोरदार शब्दों में कहते हैं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो दलित समाज है और जो पिछड़ा वर्ग है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के समय में अपने ही अधिकार के विषय में वो नहीं जानते हैं, और उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि वो अपने अधिकारों के विषय में समझे और वो विरोध करना सीखे। बहुत ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होती है कि वो अपना विरोध नहीं कर, वो किसी भी जो उनके लिए जो भी उनको शोषित करते हैं उनका विरोध वो सही से नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी की स्थितियों में कि बहुत ही जरूरी है कि कोई भी अगर उच्च वर्ग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या उनसे अगर कुछ ऐसे काम या ऐसी अभद्र बातें कर रहा है, तो क्या सर आज के समय में मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ ऐसे वर्ग जो इस दलित समाज में है या फिर पिछड़े वर्ग में है, अपने अधिकार को लेके उनको भी तो जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, हाँ पूरा जी, अपने अधिकार को लेके वो समझ नहीं पाते और कहीं ना कहीं वो पुरजोर से वो विरोध भी नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो खुद में भी दबने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक ऐसा ये समाधान ये भी तो हो सकता है कि जब भी अगर हमारा कोई भी वैसा मुझे दिखाने की कोशिश करे या हम किसी भी स्थान पे हो, जब अगर कोई शोधार्थी है या कोई विद्यार्थी या कहीं किसी स्थान पे अगर उनके साथ शोषण या कुछ हो रहा है, तो उनको विरोध करना बहुत जरूरी है सर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, प्रतिकार वो व्यक्ति कर पाता है जो जिस पर प्रतिकार करने की चेतना हो और जिसके पास प्रतिकार करने की परिस्थितियां हो। बहुत से लोग हैं जो प्रतिकार करने की चेतना है लेकिन परिस्थितियां नहीं है, और बहुत से लोगों के पास परिस्थितियां हैं लेकिन चेतना नहीं है, जी सर, जागरूकता नहीं है। इससे मैं सहमत हूँ सर। तो हमारी, क्योंकि मैं एक लेखक ही नहीं हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, और बचपन से मैं एक एक्टिविज्म में रहा और पूरे देश में गाँव-गाँव घूमता हूँ, लोगों को मिलता हूँ। तो हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को कुछ गाँवों में उनके अंदर परिस्थितियां नहीं है कोई प्रतिकार कर सके। जी सर, क्योंकि आप देखेंगे गाँव में, जैसे मैंने कहा, तो गाँव स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, गाँव थोड़ा सा भी वो विरोध करेंगे तो तुरंत उनका साथ एक्सीडेंट इतना जबरदस्त होगा, वो उनके घर पे लाए जाएंगे, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनकी बहन जो भी कुछ नंगा होगा, तो ऐसे में कमर टूट जाती है, तो वो प्रतिकार नहीं करता, तो उनके मन में आता है लेकिन परिस्थितियां नहीं उनको अनुमति देती। और बहुत से लोग इस जगह पर हैं कि जहाँ परिस्थिति है लेकिन उनके अंदर वो चेतना नहीं है। और दूसरा, बहुत से लोग पास में हम प्रतिकार किस रूप में कैसे करें, उन्हें इसकी जागरूकता, इसका पता नहीं है। तो ये चीजें धीरे धीरे हम लोग साहित्य के माध्यम से भी हम लोग कर रहे हैं, और दूसरा जो सामाजिक समूह है वो अपने अपने स्तर पर है ना, वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ एनजीओ हैं, कुछ एनजीओ नहीं है, वैसे भी लोग समूह बना करके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या कुछ दूसरे समूह हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उनको शिक्षित करके, उनको ये बता करके कि भी जब तक आप शोषण का प्रतिकार नहीं करेंगे तब तक आप शोषण को बढ़ावा देंगे, है ना। और इस तरह का जब तक आप किसी तरह ये करके भी हमारे साथ और जाति होगी तब तो आप सदियों तक गुलाम बने रहेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आपको आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से मुक्त करना है तो आपको खतरा लेना होगा। जी सर, और
मैं अपना एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा एक अनुभव है कि जब मैं बहुत ही छोटी थी, कक्षा 10 या 12वीं में मैं पढ़ रही थी, उस समय एक महिला के द्वारा जो बहुत उच्च वर्ग की है, कुछ लोग ऐसे हैं सर जो उच्च वर्ग की है वो महिला, और उनका कहना है कि किन्हीं को भी वो चाहे कोई भी वर्ग हो, उनको वो लोग मीठा जाति कहते हैं। मीठा जाति मतलब ना ही तो आप ऊपर के हैं और ना ही आप नीचे के हैं। तो उस समय मैंने विरोध किया। मैं अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि आप जो मीठ जाति के आप हमें कहते हैं, तो आप जो उच्च वर्ग के जो माने जाते हैं, आपको पता है कि आप उच्च वर्ग किस तरह से है? आपकी शिक्षा आप बताइए कि क्या आपने आपकी क्या शिक्षा है कि आप किसी को भी ऊंच और नीच और मीठ जाति आप कहते हो? तो मुझे लगता सर कि जिस प्रकार में एक छोटी बाल मन में भी ये बातें थी, मुझे विरोध करने की क्षमता थी, तो मुझे लगता है सर कि लोगों को थोड़ा जागरूक होके और इसका विरोध करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो। नहीं, तो आपकी बातों से मैं काफी सहमत हूँ सर, और आपने हमें बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक बातें बताई सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करना चाहूंगी सर, और हमें बस दोबारा मौका मिले पुनः आपको सुनने का और आगे कार्यक्रम को करने का। और हिंदी के क्षेत्र में आपका यह जो महत्वपूर्ण योगदान है सर, वो काफी सराहनीय है और हमें कुछ सिखाती है, हमें सीख देती है सर। निरंतर आप ऐसे ही हमें हमारा ज्ञानवर्धन करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सीता सिंह जी। जी सर, आपका वो जो कहना बहुत सही है, जो प्रतिकार नहीं करेंगे तो शोषण कम नहीं होगा। जैसे कि आपने जो गूंगा नहीं था मैं कि बोल नहीं सकता कविता में, जैसे यही बात तो आपने कहा है। तो आगे अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सोच रहे कि ये धन्यवाद ज्ञापन। हेलो हेलो, ये लक्ष्मी अय्यर है या ज्योतिलाल है? लक्ष्मी अय्यर बोल रही हूँ। तो ज्योतिलाल से आप म्यूट कर लीजिए, जल्दी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, लक्ष्मी बोल रही हूँ सर। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और वो भी हमारे कॉलेज में ही बातें करते हुए। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। जो हमारे आयोजिका मैडम है उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि सर के साथ सर एक महान साहित्य हस्ती होने के साथ साथ उनका व्यक्तित्व, एक मनुष्य के रूप में उनका व्यक्तित्व भी उनका बहुत बड़े महान है। वो उनके साथ बात करने का, उनके पास बैठकर उनके साथ लंच करने का मुझे मौका मिला है। तो उसी से उनका जो महानत्व जो है, महत्व जो है, वो हम पहचान सकते हैं उनके साथ एक बार मिलने के बाद ही। दिवाकर जी के मैसेजेस मैंने देखे थे, उसमें दिवाकर जी से भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सर जयप्रकाश करदम जी जैसे दलित साहित्यकार जो बात कह रहे हैं वो खुद उनके ही अनुभव से ही निकला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये 80-90 के हैं और अभी नहीं हो रहे हैं। ये तो एक आध तो होते ही हैं और एक आध जगह पर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से वो खत्म हो गया है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस पोस्ट पर देखते हुए। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वीमेन की एक छात्रा हूँ, और उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी भी मेरा थीसिस जो है वो खत्म की है। सर के छप्पर उपन्यास और हमारे मलयालम के दलित उपन्यासों के ऊपर उनका एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है उस कार्य को पूरा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। और आयोजिका मैडम आपको भी मेरा धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते जयप्रकाश जी, मैं सपना सेवियर हूँ। आपका वास्तविक सुनने के अवसर मिला तो मैं बहुत खुशी में हूँ। मेरा एक सवाल है कि वर्तमान युग में दलितों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसके हल हम पढ़े लिखे लोग कैसे करें? दलितों की सबसे बड़ी समस्या, देखिए उसी पर बार बार जिक्र हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है उनको मनुष्यता के एहसास की समस्या है। तो उनको मनुष्य के रूप में जाना जाए, पहचाना जाए और मनुष्यवत व्यवहार किया जाए, समानता का। ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन उनको जो ह्यूमन डिग्निटी होती है, मानवीय गरिमा, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो मानवीय गरिमा से वंचित हैं। और मानवीय गरिमा तब तक नहीं मिल सकती जब तक वर्ण जाति व्यवस्था बनी रहेगी।
ये उसको मानवीय गरिमा से वंचित करती है। तो जिस दिन उनको ये मानवीय गरिमा मिल जाएगी तो दलितों की बाकी समस्याएं भी अपने आप हल हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरा विचार है कि परिवार से ये शुरू होंगे। क्या नहीं हो गया? थैंक यू लिया, धन्यवाद। ज्योतिलाल जी जल्दी पूछ लीजिए। हाँ, मैं पश्चिम बंगाल से ज्योति बोल रही हूँ सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम सर। खैर आपका वक्तव्य तो मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ, है ना। और सीता जी के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वर्ण व्यवस्था खत्म तब होगा, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा भी है। हम तथाकथित समाज को उच्च वर्ग कहना छोड़ दें, उसी दिन से आप उसको उच्च वर्ग कह के स्वयं को नीच वर्ग स्वयं साबित कर रही हैं। इस वजह से हमें उन्हें उच्च वर्ग कहना छोड़ना होगा। मैम यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, उच्च वर्ग कहने का मतलब है कि सबका नाम नहीं लिया जा सकता है। अगर उन जातियों का अगर हम नाम लेते हैं तो वो सूचित, मैम मैं उनका नाम ना लेके, जैसे अगर उनका नाम लिया जाए। मैं बीच में दिखाई देना चाहूंगी। देखिए आप लोग ये जो विवाद तो नहीं, मैं उच्च वर्ग कहने का मतलब है जो अपने आप को समझते हैं। सर यहाँ पे सर मैं मुख्य वक्ता से प्रश्न पूछने के लिए तो आप आपस में ये जो चर्चा करेंगे वैसे नहीं सर के सामने मेरा सूचित करने का। जी एक मिनट सीता जी आप भी, ज्योति आप जी जी मेरा फोन नंबर आपके पास में होगा, जिस किसी को भी चर्चा करनी। एक मिनट क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो मैं अधिक समय तक बैठ नहीं पाऊंगा, तो मैं ये कह रहा हूं आप या तो फिर कभी किसी दिन अनौपचारिक, ये तो आपने औपचारिक रखा है, आप अनौपचारिक रूप से कभी भी किसी दिन समय लेकर के बैठ जाइए, इसका रिकॉर्ड मत कीजिए, आपका कुछ ये नहीं होगा। और ये सब चीजों की चर्चाएं हम उस दिन कर लेंगे, या व्यक्तिगत रूप से मुझसे मेरे फोन पर चर्चा कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। मुझे अच्छा लग रहा है बात करते हुए, लेकिन मुझे कहीं जाना है, मैंने शुरू में भी बोला था। सर असुविधा के लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो मैंने सूचित किया जो चर्चा यहीं पर हम समेटती हूँ। और औपचारिकता के लिए मैं ये जो सेशन के धन्यवाद देने के लिए इसकी संयोजिका डॉक्टर शबाना हबीब को बुलाना चाहूंगी। शबाना। नमस्ते सर, काफी समय तो हो गया, फिर भी औपचारिकतावश मुझे धन्यवाद अदा करना ही पड़ेगा। इस प्रकार के एक व्याख्यान माला आयोजित करने की पूरी सहायता देने वाले हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय को मैं इस अवसर पर धन्यवाद अदा करती हूँ, और हमारे विभागाध्यक्षा डॉक्टर बिंदु एलसार जी के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। तो फिर आपके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि आपने हमारे इस माहौल को चार चांद बनाया ही है। क्योंकि जैसा कि आप तो देख रहे हैं, 2 खंडों से लगातार लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, और जब से आपके नाम के जो पोस्टर मैंने ये सोशल मीडिया में किया था, उससे लेकर बहुत सारे जो फोन आते रहते हैं, तो 750 लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, और बहुत सारे लोग जो है फेसबुक पे देख रहे हैं, और हाल ही में मुझे बहुत सारे जो फोन आए हैं, क्योंकि वो मीट पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, कहाँ देखेंगे, किस प्रकार सुनेंगे, तो इतने आतुर है सुनने वाले लोग जो है आपके व्याख्यान सुनने के लिए इतने ललायत थे। तो हम भी आपके शुक्रगुजार हूँ, खासकर मैं, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं एक अजरज में पड़ गई थी। आज के जो मेहमान और एक था, फिर भी उनकी जो तबीयत खराब होते ही मैंने आपको फोन करके पूछ लिया। मैंने तो अक्टूबर 9 को आपका जो व्याख्यान रखा था, लेकिन आपने तुरंत ही अपने आप तुरंत ही इसके लिए सहमति दी है मुझे। तो इसमें बताया था किसी ने, आपके जो व्यक्तित्व इतने प्रभावी हैं, मैं भी आपके व्यक्तित्व से प्रभावी हुई हूँ, क्योंकि आपने इतने विनम्र होकर हमारे इस अनोखा स्वीकार करते हुए इस प्लेटफॉर्म में आकर इतने ज्ञान गर्भित, मैं क्या कहूँ, हमारे जो ज्ञान को और भी बढ़ाया है। और मेरी एक छात्रा ने इसमें जो मैसेज बॉक्स में ये डाला था कि आपके जो आक्रोश, आपके जो रचनाओं में जिस प्रकार के आक्रोश सुनाई देता है, उसी प्रकार के आक्रोश यहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है। मेरी एमए की छात्रा इसमें डाली थी। तो सर, हम सब आपके प्रति नतमस्तक हो,
और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी और मेरी ओर से और कॉलेज की ओर से और विभाग की तरफ से। और इस व्याख्यान सुनने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालयों से लोग जुड़े हुए हैं। आप सबको और मेरी छात्राओं को और जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हुए समय की पाबंदी के कारण मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जयप्रकाश जी धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी को मेरी ओर से।